ओके। सो तुमसे कह रहे हैं कि विच एस्टिमेट इज रिजनेबल. ओके. 1 kg, 1 exponent -3 kg is a mass of a grain of sand. अच्छा जी, थोड़ा सा सही सही लग रहा है. 1 exponent -2 is the volume of the tennis ball. -2 तो बहुत छोटा हो जाएगा. अच्छा जी. 1 joules of the work done lifting an apple from the waist height to the hand. हाँ ये हो. from the waist high टू द हेड. ओके, फ्रॉम वेस्ट साइड से हेड तक 1 मीटर होता है. सही है. और फोर्स अगर हम ले लें, तकरीबन ये भी सही लग रहा है थोड़ा बहुत. और अच्छा जी. 1 exponent 4 इज द पावर ऑफ द लाइट बल्ब इन हाउस. नहीं भाई, इतनी ज़्यादा थोड़ी होती है, फैक्ट्री थोड़ी चला रहे हैं. तो ये तो नहीं होगा. ये मुझे सही लग रहा है. ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है. सही है. और ये जो है, ये इससे ज़्यादा और छोटा होना चाहिए. ग्रेन ऑफ द सैंड इससे और छोटा होना चाहिए. सही है. तो बस ये हो गया. सही है. तो तुम्हारे पास जो है ना, दिस इज अ ये नहीं पॉसिबल सही होगा। ऑप्शन. हाँ. ए उससे और छोटा होना चाहिए. अबे के 1 exponent -3 kg, 1 ग्राम, 1 ग्राम. 1 ग्राम का ग्रेन नहीं होता भाई, उससे और छोटा होता है. समझ लो. सही है ना. तो सीखा आपने कैसे पता लगाया इसे? सी का मैंने ऐसे पता चला है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, जो बंदे की वेस्ट है, सही है, वेस्ट से लेकर जो हेड तक का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 मीटर के आसपास बनता है तकरीबन. राइट. अगर तुम अपना जो है ना वेस्ट से यानी कमर से लेकर अपने सर तक का नापो, तो तकरीबन तुम्हारा वन वन मीटर बन रहा होगा. सही है. और मतलब 100 100 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा होगा. नॉट एग्जैक्टली बट आसपास आ रहा होगा. राइट. एप्पल है, उसका मास तकरीबन अगर आप ले लो, एक एक किलो में तकरीबन कितने सेब चढ़ते हैं? 12 12 15 सेब चढ़ जाते हैं. सही है. तो 0.1 kg का एक एप्पल होता है. राइट. मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो तो 1 न्यूटन का उसका फोर्स आ जाएगा, वेट आ जाएगा. समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो? ऊपर से जा रहे हो. ऊपर से जवाब है। ऊपर से. अब बस यार, इसके अंदर ना एस्टिमेशन के अंदर ना ये करना है कि भाई आपको, मतलब आप कह लो कि आपको बस गैस करना है. सही है. आपकी कितनी फिजिक्स की एस्टिमेशन अच्छी है, बस आपको गैस करना है. सही. तो इसकी कोशिश करेंगे ना एंड में जाके, पेपरों से पहले जो है ना, इसका कुछ एक लिस्ट बना के मैं दे दूंगा. सही है. ये जितने ऑप्शन जो जो इन्होंने दिए हुए हैं, इनकी क्या करेक्ट पॉसिबिलिटीज बनेगी ना, इनको एक जगह बैठा के एक जगह से ना सही करके दे देंगे. सही है. तो इसकी टेंशन लो. मुझे ये दो सही लग रहे थे, ये दो सही लग रहे थे. सही है. तो ये था. खैर. अच्छा जी, आ जाओ भी, आगे चलते हैं. द यूनिट फॉर द टेम्परेचर केल्विन होता है. सही है. सो तुम्हारे पास आ जाएगा डिग्री केल्विन. आई. नहीं, केल्विन. सही है. अच्छा जी, डिग्री जो है वो वैल्यू के साथ लगता है. सही है. केल्विन के साथ, यूनिट के साथ डिग्री नहीं लगता है, याद रखना. मतलब अगर तुम लिख रहे हो ना 273 डिग्रीज लिखोगे, राइट, और साथ में केल्विन लिखोगे. सही है. सो ये आपके पास ऐसे होता है. सही हो गया. तो खैर, आपसे कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द सिस्टमैटिक एरर इज नॉट करेक्ट. ओके. A systematic error can be caused by using an incorrectly calibrated instrument. Yes, this is correct, right? This is correct, but तो option नहीं होगा हमारा. One particular type of the systematic error can affect all the measurement by the same amount. Yes, this is also correct. And the effect of the systematic error can be reduced by repeating the average, by repeating and averaging the measurement. तुम्हें पता है कि ये काम हम उसके लिए करते हैं, रैंडम एरर के लिए करते हैं, राइट. और सिस्टमैटिक एरर के लिए हम क्या करते हैं? सिस्टमैटिक एरर के लिए जो है ना, वो हम रिकैलिब्रेट करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, राइट. तो खोल मोल के दोबारा से तोड़ फोड़ के उसको दोबारा से इंस्ट्रूमेंट को सही करते हैं, ठोक पीट के. और फिर उससे जो है ना, जो हम मेजरमेंट लेते हैं, तो वो मेजरमेंट हमारी सही आ जाती है. ओके. एंड जीरो एरर इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर. यस. ओके. सही हो गया. मतलब आपको बस कैलिब्रेशन करेक्ट करनी होती है. ये जो इनकरेक्टली कैलिब्रेटेड है ना, इसको आपने बस करेक्ट करना होता है. आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सही रीडिंग देने लग जाता है दोबारा से, राइट. सो सी इज द ऑप्शन. चलो जी, आगे आ जाओ. तुमसे कह रहे हैं कि an object is moving with an initial velocity of 4 to the right. The velocity of the object changes to the final velocity of 3 downwards. Okay. Which arrow represents the change in the velocity of the object? Okay. So ये तुम बना लो भाई, हेड टू टेल रूल बना लो. आगे, हाँ आ गया. सही हो गया. अच्छा जी. सो
अच्छा जी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी विच इज़ 3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ 4, राइट। फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे ही रहने दो, सही है। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर दो, सही, इधर को कर दो, सही है। डायरेक्शन चेंज हो गई, सही है। और फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा, सही है। सो ये आ गया आपका रिजल्टेंट। अब ये देख लो किस में बन रहा है इसका, सही। ये इसकी ये डायरेक्शन ऐसी है, राइट। ये 4 था, ये 3 था, ओके। ये 3 था, ये बी बन रहा है, राइट। देखो बस हमें ये पता होना चाहिए कि देखो रिपीट, अच्छा ओके। देखो तुमसे कह रहे हैं कि व्हाट विच एरो रिप्रेजेंट द चेंज इन द वेलोसिटी, राइट। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि भाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी, ओके। अच्छा जी, अब आपके पास जो है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास है 3, तो उसकी डायरेक्शन मैंने सेम रखी, राइट। उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैंने सेम रखी, उसको मैंने चेंज नहीं किया है, राइट। लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है ना, उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब है डायरेक्शन चेंज कर दो आप, राइट। सो उसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन थी मैंने उस डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो मेरे पास 4 जो है ना वो अब -4 बन जाएगा, ताकि मैं चेंज निकाल सकूँ। और फाइनल माइनस इनिशियल के लिए मैंने रिजल्टेंट यहाँ बना दिया, राइट। फर्स्ट एरो से सेकंड की तरफ होता है, इधर होता है, राइट। समझ लो, एनी प्रॉब्लम? चलो भाई, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो भाई कमेंट में बोल देना। अगर तुमसे बोला नहीं जा रहा, अगर तुम माइक खोल के बोल सकते हो तुम बोल देना, राइट। हाँ, समझाते हुए मत बोलना। अगर मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो मुझे काट मत देना। बट जब मैं कंप्लीट कर लूँ तो बोल देना, या हैंड रेस कर देना, या फिर टेक्स्ट कर देना, जो भी करना चाहो कर देना, राइट। सर ओके। इसमें ये नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता इसमें भाई? ए। देखो ए तब होगा कि जब उसने जो है ना आपको बोला होता कि विच एरो रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेलोसिटी, तब आप ए कहते, समझ लो। अरे भाई तबीयत कैसी भाई, सही है? जी मेरा सर बेहतर है। पक्की बात है, फरिश्ते वरिश्ते तो नहीं दिख रहे ना? नहीं सर। बस बस, सही खतरे की अलामत होती है, मालिक छोड़ते नहीं ये आजकल। अच्छा जी, खैर। तो अच्छा, तो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बेसिकली अगर अगर तो आपसे कह रहे होता ना कि रिजल्टेंट चेंज चेंज नहीं कहा होता, अगर वो आपसे कह रहे हो तो रिजल्टेंट निकाल दो, राइट। तो रिजल्टेंट में फिर एरो ए वाला बन रहा होता है, सही है। सो ए रिजल्टेंट शो कर रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, राइट। और बी जो है वो आपको चेंज इन द वेलोसिटी शो कर रहा है, गेटिंग ना? चलो। अच्छा जी, अब्दुलरहमान है, अब्दुलरहमान, अब्दुलरहमान ने क्वेश्चन पूछा था एक ज़माने में, मुझे याद पड़ रहा है। अब्दुलरहमान है, हाँ है, सही है। जी अच्छा जी, आ जाओ भाई। अच्छा, तो कहानी ये है कि a car travel anti-clockwise along a horizontal circular road of a radius 12 meter as shown. The car take a time of 4 seconds to move from position A to position B, to position P to position Q. Okay, fine, 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 fine. What is magnitude of the average velocity? Velocity के लिए भाई तुम्हें चाहिए होगी displacement for the car's journey from P to Q. Okay, डिस्प्लेसमेंट के लिए तुमने खींच दी एक सीधी लाइन, सही है। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, राइट। अच्छा, तुम्हें पता है कि रेडियस 12 है, तो यहाँ से भी 12 है और यहाँ से भी 12 होना चाहिए, राइट, मेकिंग सेंस। ये भी 12 होना चाहिए, सही हो गया। सही है, तुम्हें दिख रहा है भाई, सीधा सीधा पाइथागोरस लग रहा है, सही है। सो तुमने जो है ना 12 स्क्वायर किया, प्लस 12 स्क्वायर किया, एंड इक्वल्स टू रिजल्टेंट का स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट कर दोगे, राइट। सो तुम्हारे पास आ जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 144, that will give you 240, नहीं 280, 288, 288, 288। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार आंसर, 288, 14 आंसर आ रहा है इसका, 4.2 आंसर आता है। जी सर, 4.2 ही अच्छा, आया। अबे रुक तो, मुझे ये तो बताओ पहले डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही अंडर रूट करना है ना 280 है? हाँ हाँ, 288 को और 12 अंडर रूट 2 आ रहा है। 12 अंडर रूट 2, ओके। 12, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गई 12 अंडर रूट 2, सही है। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास वेलोसिटी बन जाएगी, राइट। सो 4 1 4, 4 3 12, एंड 3 अंडर रूट 2 इज 1.742, तो ये बन जाएगा कुछ इसी तरह का बन रहा है। ये आ रहा है भाई? जी। ओके, सही है ना? अब्दुलरहमान समझ गया भाई? चलो, आई विश समझ में आ गया होगा, आई विश सो। चलो, अगर आ गया देन आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे रहे हैं। तुमसे कह रहा है कि द वाटर सरफेस इन अ डीप वेल इज 78 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वेल। अ पर्सन
At the top of the well drops a heavy stone on the down the well. Air resistance is negligible. The speed of the sound in the air is 330. What is the time interval between the person dropping the stone and hearing it hits the water? Okay, सिनेरियो समझ लो सिनेरियो. सिनेरियो ये है, सिनेरियो इस तरह का है. सही, ये तुम्हारे पास आ गया. सही है. मान लो ये, अरे यार नहीं, ऐसा नहीं मानना कुछ भी. एक मिनट, सही सही करने दो मुझे. अच्छा जी, मान लो तुम्हारा ये कुआं है. ओके, सो दिस इज द वाटर. सही है. अच्छा जी. अच्छा, तो उसने कहा भाई कि भाई इसकी जो गहराई है ना, वो है तुम्हारी 78. ओके, तुमने एक अदद जो है ना पत्थर छोड़ दिया ऊपर से. तुमने एक अदद पत्थर ऊपर से छोड़ दिया, ये आ गया. अम, अच्छा जी. सो अच्छा, जब मैंने ऊपर से स्टोन ड्रॉप किया, उन्होंने कहा है कि अच्छा, उन्होंने जस्ट कहा है कि स्टोन ड्रॉप हो रहा है. सही है. सो फ्रॉम द रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी में दे दी जीरो. सही है. इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन हो गई 9.81. राइट. अच्छा, उसने नीचे हिट किया. द मोमेंट इट हिट्स द वाटर सरफेस, राइट, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास पानी के छींटे उड़ेंगे. राइट, ये पानी के छींटे उड़ा दिए हमने. सही. ये पानी के छींटे उड़ा दिए. सही. और जो स्प्लैशिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है, स्प्लैशिंग की वजह से जो है ना वो तुम्हारे पास साउंड जनरेट होगा. सही. तो ये मैंने भूत प्रेत या आत्मा नहीं बनाने की कोशिश की है, वो ऐसी लग रही है बट ऐसा है नहीं. सही. तो खैर, ये तुम्हारे पास स्प्लैश हुआ. जैसे ही स्प्लैश होगा तो साउंड जनरेट होगा. अब वो साउंड जो होगा वो साउंड ट्रैवल करेगा ऊपर को. राइट, वो साउंड ऊपर को ट्रैवल करेगा. सही. तो स्टोन जिस पॉइंट पे उसे रिलीज किया है वहां से टाइम स्टार्ट हुआ, स्टोन ने इसको हिट किया. राइट, वो वाला टाइम प्लस साउंड जनरेट हुआ, साउंड ऊपर को है, वो वाला टाइम. तुमने उन दोनों टाइम को ऐड करके आंसर दे रहे. राइट. चलो, आज अभी सॉल्व कर लेते हैं. सो हमारे पास एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. राइट. और हमें पता है कि, अच्छा ये कर लें, नहीं 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 ये हाँ चलो कर लेते हैं. सही है. सो हमारे पास जो है ना हाइट है 78. राइट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये हमारे पास हो गई जीरो. ये वाला पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.81. राइट, इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू. राइट, अंडर रूट टी. राइट. ये मेरे पास आ गया फॉलिंग टाइम. सही. फॉलिंग टाइम ऑफ स्टोन. राइट, स्टोन का आ गया. सही हो गया. अच्छा, उसके बाद जब स्टोन हिट किया है तो उसके बाद जो साउंड ऊपर को ट्रेवल किया, तुम्हें पता है कि स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर कांस्टेंट होती है. राइट, और कांस्टेंट स्पीड के लिए तुम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं इस्तेमाल कर सकते हो. तुम्हें आई. ओके, तो आता हूँ अभी मैं बताता हूँ. अच्छा, तो जैसे ही उसने हिट किया, सरफेस पे हिट किया. सही है. तो सरफेस पे हिट करने के बाद उसका जो साउंड जनरेट हुआ, तो स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है. कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाने हैं. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सही है. स्पीड जो है तुम्हारे पास 330 इन्होंने दे रखी है. सही है. डिस्टेंस में दिया हुआ है 78. राइट. और तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा टाइम. ये वो वाला टाइम होगा कि जो साउंड जो है पानी से जनरेट होके बंदे के कानों तक जा रहा है. राइट, ये दो टाइम आ रहे हैं. सही. सो एक टाइम ये आ रहा है और दूसरा टाइम जो है वो ये आएगा. राइट, तुम इन दोनों टाइम को ऐड अप कर दोगे. राइट, तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि 4.22 की फॉर्म में आता है. मैंने ये रट्टा लगाया हुआ है. सही है. आई थिंक कि इतना ही आ रहा होता है. एक मिनट, आठ का आंसर भी चेक कर दो. सिक्स का, हाँ डी डी से आता है. डी. सही है, डी आ रहा है, आ रहा है. अच्छा, अब्दुल रहमान भाई, समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? तो मुश्किल क्वेश्चन था, समझ में आया? चलो. अच्छा जी. भाई देखो अब्दुल, उसने कहा भाई कि वेलोसिटी निकाल दो ना, तो वेलोसिटी के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम करना होता है. समझ लो ना. अगर तो वो एवरेज स्पीड कहता तो फिर हम जो है ना ये आर्क लेंथ ले लेते. सही. अब चूंकि वो वेलोसिटी कह रहे हैं, वेलोसिटी रिक्वायर्स द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, इस वजह से हमने स्ट्रेट लाइन खींच लिया. समझ रहे? अगर वो डिस्टेंस कहता, एवरेज डिस्टेंस कहता, तो फिर हम आर्क लेंथ लेते. समझ लो. अब्दुल, क्लियर हुआ? अच्छा जी, आ जाओ. हसाम आ गया. हसाम कोशिश कर रहा है आने की. अम, जी जी आया मुझे। आ सलाम गया. अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम. कैसे है भाई? बच्चे बताए तुम्हारी शादी हो रही है, खैर तो है? हमसे पहले करो. क्या वजह?
नहीं थोड़ा नहीं सा तो सर कंट्रोल ऐसे भी। ही। ऐसा नहीं है, गलत बोल रहे हैं। देखो झूठ बोल रहे जी हो जी। दोनों। अच्छा चलो फिर सही है। मैं उनको कह रहा था कि खाना वाना खा रहा होगा, लेकिन मान ही नहीं रहे थे। अच्छा खैर। ओके। अरे शिट, ये तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा ओके आ जाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई, मैं जो नहीं जो थोड़े से लेट आए हैं, सुन लो भाई, मैं आज का पेपर ना मैं खुद करवा रहा हूँ, सही मैं खुद ही रीड करूँ, खुद ही सॉल्व करूँ, तुम्हें कोई टेंशन है पढ़ने तो तुम जो है ना बोल सकते हो, हैंड रेस कर सकते हो, तुम यहाँ पे चैट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सही तो मुझे बता देना, सही। आज मैं तुमको टेंशन नहीं दे रहा हूँ। अच्छा जी, तो तुमसे कह रहे हैं सर कि। पीछे क्वेश्चन हाँ हाँ बोलो। आपने क्वेश्चन को खुद। हाँ ये छोड़ दिया, ओहो। हाँ ये तो भंड हो गया यार, हैवी गलती हो गई। अच्छा ओके। ओके तुमसे कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ द फोर्सेस दैट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा तुम्हें बाय द वे पता होना चाहिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो 5 कंडीशन होती है, राइट। हमारे पास 2 बॉडीज होने चाहिए, सही है। सेम टाइप की फोर्सेस होनी चाहिए, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होनी चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एंड एक्टेड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। दीज आर द 5 कंडीशन किसी भी दो फोर्सेस के लिए कि जो है ना न्यूटन्स का एक्शन रिएक्शन पेयर बन सके। इनमें से कोई भी एक गलत, कोई भी एक नहीं होगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लगने वाला है, ओके। दो बॉडीज नहीं होंगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लगेगा, सही है। जो दो फोर्सेस हैं वो सेम टाइप की नहीं है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लगेगा, सही है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है तो नहीं लगेगा। ऑपोजिट इन डायरेक्शन नहीं है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लगेगा। दे आर नॉट एक्टिंग फॉर द सेम टाइम, वो भी नहीं है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लगेगा। यानी इफ यू रिमूव वन फोर्स तो दूसरी फोर्स खत्म नहीं हो रही है, तो फिर वो न्यूटन थर्ड लॉ नहीं, राइट। खैर। अच्छा ये तुमसे कह रहे हैं द फोर्स दैट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन रिक्वायर्ड, सही है। द फोर्स एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये भी जरूरी है। द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, ये जरूरी नहीं है। द फोर्सेज आर ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड, ये जरूरी है, राइट। देखो हमारे पास फोर्सेस की दो टाइप होती हैं। फोर्सेस हमारे पास कांटेक्ट फोर्स भी होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स भी होती है, राइट। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, सही, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट है, राइट। उसके लिए तुम्हें जमीन पे खड़ा होने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर तुम किसी दिन कोशिश करो 5वें माले से छलांग लगाने की तो अल्लाह के फजल करम से तुम मर जाओगे, राइट। तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ अर्थ के कांटेक्ट में ही रहो तो तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल फील आएगी, बल्कि अगर तुम इधर उधर से छलांग भी मारोगे तो भी ग्रेविटेशनल फील अपना काम दिखा देगी और तुम्हारा काम कर देगी, राइट। सो कांटेक्ट फोर्स जरूरी नहीं है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, right? या इलेक्ट्रिक फोर्स है, समझ रहे हो। तुम बारिशों में अगर तुम पाकिस्तान की गलियों में घूमे हो, सही है, तो तुम दूर से भी गुजरे हो, खंबा चिमट चिमट लेता है तुम्हें, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, समझ लो। अब इसी वजह से मैग्नेटिक फोर्स होती है, दे आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। तो ये हमारे पास जरूरी नहीं है, खैर। तो सी इज अ पॉसिबल ऑप्शन, राइट। क्योंकि उसने कहा इज नॉट अ रिक्वायरमेंट एंड दिस इज नॉट द पॉसिबल रिक्वायरमेंट फॉर द, लाइक ऑलवेज वाला केस नहीं है। सम टाइम ऐसा होगा, सम टाइम ऐसा नहीं होगा, राइट। सो लाइक दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, कभी होगा कभी नहीं होगा, राइट। आ जाओ भाई। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि अ चाइल्ड ऑफ अ mass 20 kgs stand on the rough, okay, stand on the rough surface of a sledge of a mass 40 kgs, आई। अच्छा ये है 40 kgs का, सही है। और बच्चा है, छोटा बच्चा है, 20 kgs है, सही है। द स्लेज कैन स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ, ओके, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ओके फाइन। अच्छा ये वाली सरफेस जो है, ये वाली सरफेस जो है ये फ्रिक्शनलेस है, राइट। स्मूथ है, राइट, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं आने वाली है, राइट। लेकिन ये यहाँ पे जहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ है ना, ये वाली सरफेस जो है रफ है, राइट, ये रफ है, ये रफ है, सही हो गया। दो अलग अलग कहानी है, दो अलग अलग सरफेस हैं, दो अलग अलग इक्वेशन बनेगी, दो अलग अलग सिनेरियोज के लिए, समझ रहे हो। One end of the rope is attached to the sledge. The rope passes around a fixed frictionless pole. Okay, यहाँ पे कोई friction नहीं आ रही. And other end of the rope is held by the child as shown. Okay, the rope is horizontal. The child pulls on the rope with a horizontal force of 12 Newton. Okay. So 12 न्यूटन की फोर्स इधर को लग रही होगी, समझ लो। दिस कॉजेज द चाइल्ड एंड द स्लेश टू मूव विद इक्वल एक्सेलरेशन, ओके। अब देखो दो अलग अलग कहानी है, उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। टू मूव विद इक्वल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द पोल, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, सही में समझो। यानी बंदा और बंदे का ये जो नीचे की जो है ना इसकी सवारी है, सही है, ये दोनों एक ही स्पीड से मूव, एक ही एक्सेलरेशन से मूव करने वाले हैं, राइट। अंग्रेजी का उर्दू में तर्जुमा करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जब तुम एफ इक्वल्स टू एम में लगाओगे तो पहले इसका मास रखोगे अलग से, इसका मास रखोगे अलग से, राइट। चलो खैर आ जाओ। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द चाइल्ड एंड द स्लेज, ओके फाइन। देखो दो अलग अलग सिनेरियो, पहले हम जो है ना इस पूरे को एक सिस्टम मानते हैं, सही।
और जो है ना, ये इस पे सिर्फ एक फॉरवर्ड फोर्स लग रही है 12 न्यूटन की, विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, राइट। अब चूंकि हम इस पूरे को एक होल सिस्टम मान रहे हैं, सो 60 केजी का मास आ जाएगा इस पे, सही, और एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे, राइट। 12 डिवाइड बाई 60 इक्वल्स एक्सेलरेशन, 12×5 = 60, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0.2, सही। अच्छा जी, सो ये आ गई मेरी एक्सेलरेशन। अब इसी एक्सेलरेशन के साथ स्लेज भी मूव कर रहा है, और इसी एक्सेलरेशन के साथ बंदा भी मूव कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब है बंदे की इट सेल्फ जो एक्सेलरेशन होने वाली है वो तुम्हारे पास है 0.2 मीटर पर सेकेंड की, राइट। अच्छा जी, अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हें ये चाहिए कि भाई इस बंदे पे जो है ना वो कितनी लग रही है रिजल्टेंट, इस बंदे पे फ्रिक्शन कितनी लग रही है, राइट। तो उसको निकाल लेते हैं भाई। सही है, सही है। अगर हम ये देखें, अब सिर्फ बंदे को अगर अज्यूम करो, सो लेट्स से जो बंदा है, इस बंदे पे 12 न्यूटन की फॉरवर्ड फोर्स लग रही है, सही है। इस बंदे पे 12 न्यूटन की फॉरवर्ड फोर्स लग रही है, राइट। ये लगा रहा है, पुल कर रहा है। देयर इज अ बैकवर्ड फोर्स जो कि फ्रिक्शन की फॉर्म में एक्ट कर रही है, राइट। फ्रिक्शन की फॉर्म में इक्वल्स टू एम ए, राइट। फॉरवर्ड फोर्स इज 12 न्यूटन, बैकवर्ड फोर्स इज सम फोर्स एफ, लेट्स से, इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ पे जो एम लेने वाले हो वो सिर्फ बंदे का अपना मास लेने वाले हो, ओके। सो 12 माइनस एम तुम्हारे पास आ जाएगा 20, एंड पॉइंट टू इज बेसिकली 1/5 ना, 1/5, सही है। सो और ये आ जाएगा एफ, सही है। 5 1 = 5, 5 4 = 20, 4 8 आ जाएगा, है। अबे हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है सिर्फ चाइल्ड पे। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द चाइल्ड एंड द स्लेज? सही है। एक सेकंड कुछ भंड हो रहा है, इसका आंसर ये नहीं होता, इसका आंसर 4 होता है। ये क्वेश्चन भी मुझे याद है, लेट्स सी मैंने क्या गलती की है। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द चाइल्ड एंड द फिर मैन, डायरेक्ट एफ सही इक्वल्स है। टू एम ए करें तो 4 यार। यार एफ इक्वल्स टू एम ए अगर मैं कर रहा हूँ, सही, एक सेकंड सोचने दो कि वो क्यों करना है। फॉरवर्ड फोर्स लग रही है 12, सही है। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द चाइल्ड, अच्छा ओके, सही। ये गलती हो रही है, देखो। ये जो 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ये जो 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ये 12 न्यूटन की फोर्स इस बंदे पे स्लेज पे दोनों पे लग रही है, राइट। सही हो गया। लेकिन ये जो बंदा इस स्लेज पे खड़ा हुआ है ना, ये स्टेशनरी खड़ा हुआ है, राइट। अगर तुम, क्योंकि स्लेज और बंदा एक साथ मूव करेगी एक्सेलरेशन पे, राइट। तो स्लेज और स्लेज के रिस्पेक्ट से अगर तुम बंदे को देखोगे तो स्टेशनरी होगा, राइट। जैसे कि तुम गाड़ी में जा रहे हो अपने दोस्त के साथ, दोस्त तुम्हारा बराबर ही सीट पे बैठा हुआ है, सही है। तो तुम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से स्टेशनरी हो, बाहर वाला अगर तुम्हें देखेगा तो तुम मूविंग होगे उसके लिए, राइट। सेम कॉन्सेप्ट, सही। सो यहाँ पे ये बंदा स्लेज पे जो खड़ा हुआ है वो इक्विलिब्रियम पे, राइट। तो इसकी जो फॉरवर्ड फोर्स होगी, इसकी बैकवर्ड फोर्स बराबर होने वाली है, राइट। तो अगर हम इसकी फॉरवर्ड फोर्स निकाल लें तो वही इसकी बैकवर्ड फोर्स होने वाली है, राइट। और बंदे पे जो फॉरवर्ड फोर्स लग रही होगी वो एफ इक्वल टू एम एस लग रही होगी, राइट। या तुम रिजल्टेंट फोर्स कह लो, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल, या मतलब रिजल्टेंट फोर्स नहीं, फॉरवर्ड फोर्स कह लो, सही है। तो वो हमारे पास आ रही होगी, अगर हम इससे निकालें, सही है। सो हमारे पास आ जाएगी एवरेज फोर्स कह लो, रिजल्टेंट फोर्स कह लो, सही है। तो हमारे पास आ जाएगी 20 का मास ले लो, सही है, एक्सेलेरेशन ले लो 0.2 की, सही है। सो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 4, राइट। अब यही फोर्स फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्म में भी लग रही होगी, सही है। सो 4 की बैकवर्ड फोर्स लग रही होगी और फोर्स की फॉरवर्ड फोर्स लग रही होगी, राइट। और इस वजह से तुम्हारे पास जो है ना ये 4 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास आ रही है, राइट। और 8 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स होगी जो कि इस बंदे पे लग रही होगी, राइट। तो खैर, अच्छा जी। अच्छा एक सेकंड, इसका आंसर चेक करो कि इसका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 8 8 8 8 8। 8 का बन रहा है, ए बन रहा है, ए बन रहा है, हाँ बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, सही हो गया। चलो, सर ये एक दफा रिपीट कर देंगे एक्सेलरेशन के बाद, ताकि आप। ओके। हम्म सही है। पुश द पोल, सही है। अच्छा जी, मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगर हम और किसी तरह से समझें, द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द चाइल्ड एंड द स्लेज, वहाँ पे एफ इक्वल टू एम आ रहा है, सही है।
यार एक सेकंड दो, एक चीज़ की कैलकुलेशन करने दो। मेरे पास जो है, कम ऑन, 40.2 सही है। अच्छा जी, एक दूसरा तरीका मेरे पास है समझाने के लिए। सही है। और वो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको ऐसे सोचो कि बंदे पे 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है, सही। अगर तुम बंदे को ले रहे हो, बंदे को कंसिडर कर रहे हो, सही है, और ये वाली सरफेस कंसिडर कर रहे हो, राइट। सो बंदे पे जो 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है वो लग रही है फॉरवर्ड, सही है। और बंदे पे जो बैकवर्ड फोर्स लग रही है वो लग रही है इस स्लेज की वजह से, राइट, जो कि बंदे के साथ इन कांटेक्ट है, सही है। सो अगर हम F इक्वल्स टू एम ए करें, F इक्वल्स टू एम ए नहीं करें, बल्कि हम करें फॉरवर्ड फोर्स माइनस रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एम ए करें, राइट। और हमारे पास 12 न्यूटन जो है वो फॉरवर्ड फोर्स आ रही है, फ्रिक्शन फोर्स हमें नहीं पता, सही है। और मास हमारे पास जो है, चूंकि जो कांटेक्ट है वो बिटवीन द मतलब विद द स्लेज है, और स्लेज की जो सरफेस है वो हमारे पास रफ है, सही है, रफ सरफेस ऑफ द स्लेज, सही है। सो आई एम अज्यूमिंग कि स्लेज का जो मास होगा या स्लेज का जो वेट होगा वो, या स्लेज की जो सरफेस होगी वो हमें जो है ना फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो मैं उसका मास ले रहा हूँ, सही है, मैं बंदे का मास नहीं ले रहा हूँ, सही है। सो मेरे पास जो है ये आ गया एंड पॉइंट टू आ गया, सही है। सो यहाँ से मुझे जो चीज़ मिल जाएगी वो मिल जाएगी, कितना आएगा, 0.5 5 8 40, सही है, 8 आ जाएगा, सही है। 12 इज इक्वल्स टू, ये 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एफ, सही है, वो आ जाएगा 4, सही हो गया। अच्छा जी, अब तुम ये कह सकते हो, तुम ये कह सकते हो कि भाई फिर एफ इक्वल्स टू एम ए से जो आ रहा था वो क्या, वो सही नहीं था? वो भी सही था। अगर तो तुम बंदे को अज्यूम कर रहे हो, सही है, अगर तो तुम बंदे को अज्यूम कर रहे हो, सो उस बंदे पे सिर्फ और सिर्फ वो एक फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट। एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि उस बंदे पे एज ए रिजल्टेंट फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है, राइट। सो अगर तो तुम बंदे को कंसिडर कर रहे हो, देन यू हैव टू पिक एफ इक्वल्स टू एम ए, सही है। और वो एफ जो होगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि बंदे पे कोई और फोर्स नहीं लग रही, राइट। जो 12 न्यूटन है वो बंदे के ऊपर और प्लस स्लेज के ऊपर साथ मिला मिलू के लग रही है, राइट। अच्छा, और अगर तुम स्लेज को कंसिडर कर रहे हो तो स्लेज, और फिर तुम उसमें जो है ना वो ये वाला सेटअप बना के तुम्हारे पास इक्वेशन बन जाएगी, तुम्हारे पास सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो? सर आप ये कह रहे हैं कि वो जो बंदा है वो रेस्ट पे है, तो कोई फोर्स नहीं लग रही उसमें? हम्म, तो उसमें फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स बराबर लग रही होगी, सही है। तो बस ये सर कहानी है। हम्म। अगर नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, आपने फिर उसमें क्यों फ्रिक्शनल फोर्स निकाली? उसमें तो उसमें होएगी नहीं फिर। अबे नहीं निकाली ना उसमें, उसका उसका तो ये किया ना, उसका ये वाला काम किया हुआ है, नीचे वाली सरफेस का काम ये हुआ है, सही। देखो उसमें नहीं, मैंने वो आपने मास तो दोनों का 14 टू ऐड किया। पॉइंट टू किया। अबे वो तो इसकी सरफेस, ये वाली सरफेस का किया ना। देखो अगर मैं नीचे वाली इसके सरफेस का काम करता मुझे दोनों के मासेस ऐड करने होते, मैंने यहाँ पे 40 लिया है। 40 का मतलब है कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्लेज के लिए काम करूँ, स्लेज की सरफेस के लिए, समझ। अगर तो टोटल के लिए काम करूंगा तो मुझे मास को चेंज करना पड़ेगा, सही। सही हो गया। अच्छा जी, चलो, अगर दोनों के लिए तुम F इक्वल्स टू एम ए करोगे, तो तुम्हारे पास जो है दोनों से फोर्स आ रही होगी 12, वो आ रही होगी, सही। अगर तुम दोनों के लिए F इक्वल्स टू एम ए करो, तो तुम्हारे पास बंदे के लिए जो F इक्वल्स टू एम ए से आंसर आएगा वो 4 न्यूटन आएगा, सही है। स्लेज के लिए जो F इक्वल्स टू एम ए से आंसर आएगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा 8 न्यूटन, राइट, समझ रहे हो? सही हो गया। अब देखो जब ये दोनों कंबाइन हो रही है, क्योंकि देखो रुबायत भाई बोल रहे हैं कि एफ इक्वल्स टू एम में अगर हम जो है ना स्लेज के लिए कर दें, और एफ इक्वल्स टू एम में जो है अगर हम बंदे के लिए कर दें, सही है। सो बंदे का मास जो है वो 20 था, एक्सेलरेशन है 0.2, सही है। सो ये यहाँ से आ जाएगा 4, सही है। और स्लेज का मास था 40, राइट, और इंटू 0.2, सो ये आ जाएगा 8, राइट। दोनों को ऐड करोगे 12 बन जाएगा, सही। सो तुम्हें ये पता चल रहा है कि भाई बंदे पे जो फोर्स लग रही है, बंदे पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो 4 न्यूटन की हो रही है, दैट इज द फोर्स ऑन द मैन, राइट, रिजल्टेंट फोर्स है। स्लेज पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो 8 न्यूटन है, और दोनों कंबाइन होकर जो है ना वो टेंशन, वो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स से आ रही है, राइट, सही है। लेकिन अगर तुम स्लेज और बंदे को देखोगे, सही है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से स्टेशनरी है, राइट। तो इनके ऊपर जीरो फोर्स होनी चाहिए, राइट।
तो आपके पास जो चेंज इन फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स आपको लेके आ रही होगी, राइट। सो चेंज इन फोर्स अगर निकालोगे, सो ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 4 न्यूटन आ जाएगी रिजल्टेंट फोर्स। वो रिजल्टेंट फोर्स किससे बैलेंस हो रही होगी? फ्रिक्शनल फोर्स से बैलेंस हो रही होगी, तो आपको कोई फोर्स नहीं लग रही होगी इन दोनों के ऊपर, समझ रहे हो? तो ये बैलेंस आउट हो रहा होगा। सही हो गया? चलो जी, आ जाओ भाई। हाँ जी। लेकिन वो सोच के कर लेना, जैसे भी कर रहे हो बस सोच के कर लेना कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, क्या करना है आगे जाके, राइट। अगर आप इस तरह से कर रहे हो, देन बस आप ये सोच लेना कि आगे जाके आपने इन 4 और 8 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है और क्यों करना है, सही। बस ये समझ लेना। अच्छा जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भाई the stone S and the stone S and a foam rubber ball are identical sphere of the equal volume. Okay. अच्छा जी, कुछ चीज़ें तुम्हें यहाँ से फौरन पता चल जानी चाहिए, राइट। स्टोन है, स्टोन की डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है, राइट। स्टोन की डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है, रबर की डेंसिटी जो है वो कम होने वाली है, राइट। रबर की डेंसिटी वो आपके पास कम होने वाली है, सही है। अगर स्टोन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टिव इफेक्ट उस पर कम होगा, सही है। और क्योंकि मुझे टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन दिख रहा है, सही, टर्मिनल वेलोसिटी बोला हुआ है, राइट। रेजिस्टिव इफेक्ट स्टोन पे कम होगा, तो इसका मतलब है कि स्टोन की टर्मिनल वेलोसिटी कहीं ज़्यादा होने वाली है रबर की टर्मिनल वेलोसिटी से, राइट। सही हो गया। यहाँ तक तुम्हें पढ़ के फौरन ये सेंस बन जाना चाहिए दिमाग में, राइट। अच्छा जी, अब उसने कहा है कि विच ग्राफ बेस्ट शो द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वी ऑफ द स्टोन एंड ऑफ द रबर। ओके, चलो जी। अब ज़रा अगर हम आंसर देखें, सो हमारे पास जो है स्टोन की टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होने वाली है रबर से, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सही। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हायर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है, सही। तो ए तो गलत हो गया, सही, स्टोन ऊपर होना चाहिए, बी उस हिसाब से सही हो रहा है, सही है। एंड सी भी गलत हो गया, सही, और डी भी गलत हो गया, सही हो गया। इज दैट क्लियर? सर अगर ज्यादा डेंसिटी तो आपने क्या बोला था कि रीचेज हायर टर्निंग वेलोसिटी। अगर ज़्यादा डेंसिटी है, सो ग्रेटर डेंसिटी कॉजेज और ग्रेटर डेंसिटी मेक इट मूव विद अ हायर टर्मिनल वेलोसिटी और अचीव हायर टर्मिनल वेलोसिटी, समझ रहे हो आप? क्लियर हो गया? सर उसकी वजह कि वो क्यों हायर टर्निंग वेलोसिटी रीच करता देखो, डेंसिटी आपके पास जो कॉन्सेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी का, वो क्या है? वेट डाउनवर्ड लग रहा होता है, सही है। और जो रेजिस्टिव फोर्स है वो बैकवर्ड ग्रो करती है, राइट। रेजिस्टिव फोर्स पहले तो नहीं होती जब आपने ड्रॉप किया होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे एक्सेलरेट होता है, स्पीड अप होता है, तो उसकी वजह से ना उसकी रेजिस्टिव फोर्स ग्रो होती है, राइट। अब अगर आपका वेट ज़्यादा होगा, राइट, और वेट ज़्यादा कैसे हो रहा है? डेंसिटी के ज़्यादा होने की वजह से, राइट। अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? रेजिस्टिव फोर्स को बहुत ज़्यादा ग्रो होना पड़ेगा, राइट। यानी रेजिस्टिव फोर्स रिक्वायर्ड अ वेरी लॉन्गर टाइम टू बिकम इक्वल टू द वेट, राइट। अब चूंकि जब तक रेजिस्टिव फोर्स वेट के इक्वल नहीं हुई है, तब तक एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि आपको पता है इनिशियली 9.81 होगा, राइट। और 9.81 से जब एक्सेलरेशन जीरो होगी, डिक्रीज हो के, तो आपका टर्मिनल वेलोसिटी रीच होगा, राइट। अब ये जो टाइम है ना, 9.81 से जीरो होने तक का जो टाइम है, ये टाइम बेसिकली डिसाइड करेगा कि कौन ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने वाला है, राइट। और ये टाइम कहाँ से आएगा? ये टाइम आपको डेंसिटी बता देगी कि जो है ना, अगर आपकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, राइट, सो इसका मतलब है कि रेजिस्टिव फोर्स को बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी इक्वल इन टू, और इन ऑर्डर टू बी इक्वल टू द वेट, राइट। और बहुत ज़्यादा होने के लिए आपको जो टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, राइट, क्योंकि एटमॉस्फेयर सेम है, राइट। अगर आप तो एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दो, सही, आप डेंसर एटमॉस्फेयर ले आओ, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है वो सिनेरियो अलग हो जाएगा, लेकिन एटमॉस्फेयर सेम है, राइट। तो इस वजह से हमारे पास बी बन रहा है ऑप्शन, सही हो गया, समझ रहा है भाई? गेटिंग? है। हाँ जी सर। ओके भाई, परफेक्ट। आज ओके, सो आपसे कह रहे हैं कि टू बॉल एक्स एंड वाई आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर with the speed 5 meter per second and 15 meter per second. Okay. They make perfectly elastic collision, perfectly elastic head-on collision. तुम्हें पता है perfectly elastic head-on collision का मतलब है u1 minus u2 is equals to v2 minus v1, right? ये तुमने लगा देना है, सही है। एंड इसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूड करोगे, राइट। अभी मैंने डायरेक्शन इंक्लूड किए बगैर लिखा है, राइट। इसके अंदर डायरेक्शन आप इंक्लूड करोगे और फिर वो आप लिखोगे, समझ रहे हो? अच्छा जनाब, सो ये आपके पास आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो
अच्छा, इन्होंने कहा कि वाई मूव टू द राइट विद a स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, वट वर्स ओके फाइन। सो u1 हमारे पास है 5, सही है, माइनस u2 हमारे पास है 15, सही है, इक्वल्स टू v2 हमारे पास है, अच्छा y की हमने v2 ली हुई है, ओके। सो v2 हमारे पास है 7 टू द राइट, राइट को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, माइनस v1, ओके। सॉल्व कर लो भाई, ये आ जाएगा 20 और इज इक्वल्स टू 7 माइनस v1, सो v1 इज इक्वल्स टू माइनस 13, यानी 13 टू द लेफ्ट, ओके। चलो, two forces form a couple. Which statement describe the two forces? Okay, they are in the same direction. No. They are perpendicular to each other. No. They have the same magnitude. Okay. They passes the same point. They passes through the same point. No. Which statement describe the two forces? No, they don't pass those to the same point. वो अलग अलग पॉइंट से पास करती हैं। एक जो है वो यहाँ से पास कर रहे होता है, सही है, और एक जो है वो यहाँ से पास कर रही होती है, राइट। चलो जी, सही हो गया। ओके, अ यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा, अटैच बाय हिंज, hinge is acting as a pivot, or hinge most of the time acts as a pivot, okay, at one end of the wall. The other end of the wall is supported by a wire so that the rod is horizontal and in equilibrium, okay। So equilibrium जो आपके पास वो बनेगा हेड टू टेल रूल, उसमें जो डायग्राम बनने वाली है वो आपके पास जो बनने वाली है क्लोज ट्रायंगल बनेगा, राइट। ये इस तरह से आ जाएगा, सही है। वट विच एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द रॉड फ्रॉम द हिंज, सही हो गया। सो अगर मैं वेट मेरे पास ये आ रहा है, सही है, टेंशन मेरे पास ये लग रही है, सही है। सो जो मेरे पास वो होगा रिजल्टेंट, अगर मैं बनाऊँ तो रिजल्टेंट मेरे पास ये बन रहा है, राइट। और ये वाला एरो देख लो कहाँ पे आ रहा है, ABCD आ रहा है, सही हो गया। तो बस रिजल्टेंट मुझे ज़ीरो करना था तो मैंने कर दिया। कैन यू गो टू द क्वेश्चन नंबर 10? जी भाई, कोई टेंशन है? आए, ओके, चलो जी, आ जाओ। अरे यार, ये तो बहुत गंदा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन अब्दुल रहमान ऐसी चीज़ें भेज रहा था मुझे। अच्छा जी, तो तुमसे कह रहे हैं कि डाइविंग बोर्ड ऑफ अ लेंथ 5 मीटर इज हिंज्ड का मतलब है पिवट, या पिवटेड एट वन एंड, ओके, pivoted at one end and the support of 2 meter from this end by spring of the spring constant that much किलो न्यूटन है, ओके। तो यहाँ से हम कोई फोर्स निकाल लेंगे, सही है। A child of a mass 40 kg stand on the at the far end of the board, okay, what is the extra compression of the spring caused by the child standing on the board? अच्छा जी, आ जाओ। अच्छा, एक सेकंड देना जरा। अच्छा जी, सो अच्छा जी, आओ ट्राई करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग caused by the child standing on the far end of the board, okay। गंदा क्वेश्चन दे दिए, सही है। खैर, तो अब देखो, सीन ये है कि भाई बंदे ने यहाँ पे बंदे का वेट जो होगा वो यहाँ पे लग रहा होगा, तो उसकी वजह से ये क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सही। स्प्रिंग जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए वो उसको घुमा रहा होगा क्लॉकवाइज, सही, यहाँ पे घुमा रहा होगा, सही। जो भी फोर्स होती है उसका उसका जो मोमेंट निकाल दो पिवट के अराउंड, आप उसको मूव कर देते हो, सही। अच्छा जी, सो फोर्स, बंदे का वेट जो है वो 40 kg है, राइट। 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन बन जाएगा, सही है। एंड फार एंड पे खड़ा हुआ है, फार एंड जो है वो 5 मीटर पे, सही है। सो 5 मीटर का डिस्टेंस आ गया, सही। और एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा उसके लिए हमारे पास फोर्स आ गई F, और हमारे पास जो एक्सटेंशन जो लेंथ आ गई है, टू टू की फोर्स आ रही है, राइट, क्योंकि ये फोर्स ऊपर को होगी, समझ रहे हो, ओके। अच्छा जी, सो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, सो हमारे पास सर जो इधर पिवट वो हिंज है। हिंज हिंज होगा, हाँ जी। अच्छा जी, ओ, सो हमने यहाँ पे कर दिया डिवाइड बाई 2, सही है। फोर्स फोर्स बता दो भाई कितनी बन रही है? 20, 2 5 100 एंड 981, 981, 981 आ रही। 981, ओके, 981 की फोर्स आ रही है, सही है। अच्छा जी,
फोर्स आ गई। अब अगर हम F इक्वल्स टू के एक्स कर दें, F इज इक्वल्स टू के एक्स, राइट, कंप्रेशन निकालने के लिए फोर्स हमारे पास है 981, ये फोर्स आ रही है, ये स्प्रिंग की फोर्स हमने निकाली है 981। सही, ये फोर्स आ गई इक्वल्स टू के, हमारे पास है 10 किलो न्यूटन का, यानी 10 एक्सपोनेंट 3 कर दो, सही है, और बस ये आ गया, और हमारे पास जो है वो एक्स आ जाएगा, सही है। सो 981 डिवाइडेड बाय 10 एक्सपोनेंट 3, राइट। सो अब डिवाइड कर लो भाई, कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट 4 है, सो एक, दो, 9.8 आ रहा 9.8 सेंटीमीटर के अंदर है, ध्यान रखना सारी चीज़ें सेंटीमीटर के अंदर है, ऊपर हम मीटर के अंदर खेल रहे हैं, समझ। तो 9.8 सेंटीमीटर कह रहे हो, जी। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। 13 का आंसर आ रहा है, सी आ रहा है, सही। ओके, अब्दुलरहमान समझ में आ रहा है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी शायद आपने पूछा था। चलो, आज, अच्छा जी, सो हमारे पास जो है, हम्म, तुमसे कह रहे हैं कि a granite rock at the surface of the earth has a density rho. The rock is transported to the surface of the another planet. The density of free fall. अच्छा, by the way, जो density है, density basically depend करती है mass over volume पे, right? मास और वॉल्यूम पे, सही है। मास और वॉल्यूम दोनों किसी भी सरफेस पे जाने से चेंज नहीं होते, ऑल दो वॉल्यूम पे तो, मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम समवॉट रिलेटेड होता है प्रेशर वैशर से भी, सही है। बट फॉर नाउ देखते हैं क्या होता है, सही है। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल ऑफ द surface of the other planet is twice that on the surface of the earth. What is the density of the rock on that planet? 14, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो हमें पता है कि डेंसिटी, जो मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, अगर मटेरियल सेम है तो कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगी। जैसे तुमने पढ़ा हुआ है कि दो कॉपर वायर है तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायमीटर कितना है, मोटा पतला लंबा चौड़ा जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो कॉपर की वायर है तो सेम रहेगी रेजिस्टिविटी, राइट। इसी तरह से नंबर डेंसिटी सेम रहेगी, इसी तरह से यंग मॉड्यूलस सेम रहेगा, इसी तरह से अगर उनको उनको तुम एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, डेंसिटी सेम रहेगी, राइट। तो कुछ भी होगा, दो चीज़ें हैं उनकी डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी, अगर तो वो सेम टाइप की है तुम उसको कहीं पे भी ले जाओ, राइट। डेंसिटी इज लाइक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो उसको जो है ना, तुम्हारे अर्थ पे होने से या चांद पे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? अच्छा जी, आपसे कह रहे हैं कि क्लोज्ड यू शेप ट्यूब कंटेन स्टेशनरी लिक्विड ऑफ द डेंसिटी रो, वन साइड ऑफ द ट्यूब कंटेन गैस एट अ प्रेशर P1 एंड द अदर साइड कंटेन गैस एट अ प्रेशर P2 एज शोन। ओके ओके ओके। अच्छा जी, यहाँ से जो गैस है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, यहाँ से प्रेशर गैस जो है वो कम प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। अच्छा जी, सो अगर गैस जो है वो कम प्रेशर एक्सर्ट करिए, इसका मतलब है ये वाली गैस की शायद डेंसिटी कम वम होने वाली है, कुछ उससे होने वाला है, बट लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। The acceleration of the free fall is g. What is the equation? Which equation is correct? P1 कहाँ है भाई? P1 ये रहा, ओके। P1 रो जी वाई, रो जी आई, अच्छा वाई, ओके, रो जी वाई, ओके। P2 तुमसे कह रहा है, अच्छा बेसिकली हम जो इक्वेशन बनाते हैं, अगर तुम याद करो इक्वेशन, सही है, सही, अगर तुम इक्वेशन याद करो तो इक्वेशन हम किस तरह से बनाते हैं, हम पहले ना यूट्यूब को आधा कर लेते थे, सही है, और फिर हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास जो है क्या कहानी आ रही है, सही है। हमारे पास लेट से लेफ्ट साइड की एक अलग इक्वेशन बना लो, राइट साइड की अलग इक्वेशन बना लो, राइट, और दोनों को इक्वेट कर देते हो, सही है, P1 P2 निकालने के लिए, सही है। सो अगर हम देखें, सो P1 यहाँ पे हमारे पास दो प्रेशर है, एक है P1, P1 के प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो रहा है इस लिक्विड पे, राइट। तो ये दो प्रेशर हमारे पास, सही है। सो प्रेशर ऑफ P1 प्लस प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ओके, सही हो गया, एंड इट शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ P2 प्लस द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, राइट। और ये सारा का सारा प्रेशर मिलके इस पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, और हम यहाँ पे बोल लेते हैं कि भाई ये चीज कांस्टेंट है इस पॉइंट पे, राइट। तुम या तो एक काम ये कर सकते हो, सही है, या तो तुम दूसरा काम ये कर सकते हो, दूसरा काम ये कर सकते हो। अब देखो इसमें मसला क्या होगा, इसमें मसला ये होगा कि भाई हमें ये वाली हाइट नहीं दी हुई, राइट, तो हम फंस जाएंगे यहाँ पे, सही। तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट है ये ले लेते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, सही है। हमें ये पता है सर कि वो हाइट दी हुई जो है जैसे x-y। एच, एक्स माइनस वाई, अबे तो है, लंबी हो जाएगी बुक, का कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाएगी। चलो देखते हैं, कुछ करते हैं, मुझे ये ज़्यादा आसान लग रहा है।
अगर मैं यहाँ पे ये वाला रेफरेंस पॉइंट ले लूँ और इस रेफरेंस पॉइंट को मैं आधा कर दूँ, राइट, मतलब लेफ्ट वाली की अलग इक्वेशन बनाऊँ, राइट वाली की अलग इक्वेशन बनाऊँ, तो इस रेफरेंस लाइन पे मेरे पास जो फोर्स एक्ट कर रही होगी या प्रेशर एक्ट कर रहा होगा वो यहाँ से सिर्फ P1 एक्ट कर रहा होगा, राइट, क्योंकि लिक्विड जो है वो सारा इससे नीचे है तो इसे हमें नहीं कंसिडर करना है, राइट। और इस लाइन पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वो इस गैस का प्लस इस लिक्विड का दोनों का मिल के प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, राइट। सो P2 प्लस लिक्विड का प्रेशर, राइट, और चूंकि सेम लेवल है, सही है, तो इस वजह से जो है ना प्रेशर सेम होने वाले हैं दोनों का, राइट। सो हम कह सकते हैं कि P1 शुड बी इक्वल टू P2 प्लस द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट दिस पिंक वाली लाइन, ओके। क्योंकि आप कोई भी एक पॉइंट, अगर लेट से मैं यहाँ पे कोई एक लाइन खींचूं तो ऊपर से जितना भी प्रेशर लग रहा होगा दोनों एंड से वो बराबर होने वाले होते हैं, ओके। तो अच्छा ये आ गया, सॉल्व कर लेते हैं भाई। P1 माइनस P2 ले लो, सही है, प्लस प्रेशर ले लो ρgh, सही है। H तुम्हारे पास होने वाला है ये वाला डिस्टेंस, राइट। तो अगर तुम ये वाला ले लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, y माइनस जेड, सही हो गया। P1 माइनस P2 इक्वल्स टू ρgy, सॉरी, हाँ, y माइनस जेड, ओके। चलिए देख लो भाई, ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है। नो नो नो, हाँ ये नहीं, ये आ रहा है, सही है, ये आ रहा है आपके पास, ये बन रहा है। क्लियर हो गया। सर वैसे जो ए में उन्होंने इक्वेशन दी है वो भी तो सही है ना? ए में जो इन्होंने इक्वेशन दी है P1 इज इक्वल्स टू, P1 थोड़ी सही है भाई, ये तो गैस है ना, समझ रहे हो, ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये ρgh का जो फॉर्मूला होता है तो लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है ओनली, गैस का तो प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही नहीं है, 1/3 रो एंड सी स्क्वायर्ड, ये फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ गैस का, समझ रहे हो, प्रेशर ऑफ गैस का ये फॉर्मूला होता है, समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे, देखो ये जो है समझ ये गया। ये तो गैस है ना, आप इसमें तो रोजीएच अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको तो लिक्विड पे अप्लाई करना है ना, ये तो नीचे वाली ऐसी चीज पे आप रोजीएच अप्लाई कर सकते हो, ऊपर ऊपर वाली चीज का तो फॉर्मूला कोई आपने नहीं पढ़ा हुआ, समझ लो। तो अगर ऊपर वाली चीज का आपने फॉर्मूला निकालना है, ड्राइव करना है, तो आपको सब्ट्रैक्शन वब्ट्रैक्शन करके कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, वैसे आपके पास वो फॉर्मूला ए लेवल के अंदर अभी नहीं है, सही है ना। अच्छा जी, ओके। विच प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द पावर, पावर फोर्स टाइम वेलोसिटी, वैसे होता था है ना, फोर्स टाइम वेलोसिटी। ओहो, मतलब ये मौत से पहले की खामोशी थी, अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ। The researchers have developed a new type of the filament lamp with an efficiency of 40%. Old type filament lamp has an efficiency of 5%. The two type of the lamp produces the same useful output power. What is the ratio of their input power? बदतमीजी करें देखो। So efficiency is equals to output divided by input, right? इन्होंने कहा कि भाई दोनों सेम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों दोनों सेम जो है वो आउटपुट पावर जनरेट कर रहे हैं, राइट। दोनों को हमने जो है ना एफिशिएंसी ऑफ द लैम्प वन और उसका इनपुट, राइट, इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ द लैम्प टू टाइम्स उसका इनपुट, राइट। मैंने ये फॉर्मूला बना दिया क्योंकि आउटपुट तो सेम है, सही है। अब इनपुट ऑफ द वन डिवाइडेड बाय इनपुट ऑफ द अदर कर दूं, राइट। अच्छा जनाब, ओके, सो मैं, चलो, सो input of 2 divided by input of 1 है, by the way, okay, so input of the second divided by input of the first equals to efficiency of 1 divided by efficiency of 2, right। अच्छा जी, efficiency of 1 हमारे पास आ रही है, the researchers developed the new the 40% और the old की आ रही है, ओके, old हमारे पास 1 हमने लिया हुआ है, by the way, सही है। सो मेरे पास आ रही है 5 डिवाइडेड बाई 40, सही है, 5 डिवाइड बाई 1/8, 0.125 आनी चाहिए इससे तो, सर 40/5 नहीं होगा? है, एक सेकंड, क्यों उल्टा कर दिया गया। वो एफिशिएंसी ऑफ 1/2 है। द न्यू इनपुट ऑफ द न्यू ना, ये 2 आ गया, सही है, उल्टा होगा ना यार, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना,
एक सेकेंड, दोबारा से बना दें इक्वेशन। एन न्यू, सही है, और इसकी एफिशिएंसी आ गई 40% इज इक्वल टू एन ओल्ड, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5%, सही है। और न्यू input power to the new type of the lamp, सही है। सो ये आ गया इनपुट ऑफ द, ऑल द एफिशिएंसी, बट मैंने उल्टा कर दिया, बट इनपुट पावर ऑफ द न्यू डिवाइडेड बाय इनपुट ऑफ द ओल्ड इज इक्वल टू 5/40, 5/40 ही बन रहा है भाई, इसका ए बनना चाहिए उस हिसाब से। इनका क्या आंसर आ रहा है? 17, 17 सही आ रहा है, ये तो आ रहा है, क्या मसला है? नहीं, जी सर समझ गया। ओके, ओके जी, आ जाओ। अच्छा जी, सो आपसे कह रहे हैं कि स्टूडेंट अटेम्प्ट टू ड्राइव द फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी शी, अरे लो तुम लोग की जरा टेंशन ताज़ी कर दी इन्होंने। अच्छा जी, सो तुमसे कह रहा है कि she begins by considering an object of a mass m which is initially at rest, okay, at rest, okay. A constant force F is F applied to the object causes it to accelerate to the final velocity v, the displacement s, the kinetic energy gained by the object is equals to the work done. Okay, तो मैं ये formula पता है, सही है। Work done is equals to change in kinetic energy, right? अच्छा जी, which equation would the student not need in order to drive the formula? ये वाली चीज़ नहीं चाहिए होगी, सही है, बाकी सारी चीज़ चाहिए, सही। क्योंकि तुम्हारे पास अगर तुम इक्वेशन देखो तो ये सबसे, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन, तुम इसमें से जो है ना इनिशियल वेलोसिटी को कटा दो, जीरो कर दो, सही है। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, फिर तुम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करोगे, सो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ए और एस हो जाएगा, सही है। फिर एम ए को तुम बना दोगे फोर्स, राइट, टू को वहाँ भेज दो, 1/2 m v स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू एफ टाइम्स एस, राइट। एफ एस के लिए तुमने ये वाली इक्वेशन यूज करके तुमने बना दी, अच्छा बाय द वे एम ए के लिए तुमने ये वाली इक्वेशन यूज कर ली थी, एफ एस के तुमने वर्क डन बना लिया और तुम्हारे पास ये सॉल्व हो गया, सही। चलो जी आगे आ जाओ। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, आपसे कह रहे हैं कि a metal wire obeys a Hooke's law and has a Young modulus of this much. The wire has an original length this much and a diameter that much. What is the spring constant? Okay, सही है, थोड़ी सी होशियारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। E इक्वल्स टू F L/AE से अगर तुम सोच रहे हो तो मत सोचना ऐसा, क्योंकि उसने बोला है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब है उसने ये वाली पूरी चीज़ मांग रखी है आपसे, राइट। सो आप इसको कर लो, इंसान बना दो, सही है। F/E की जगह आपने K रख दिया, L/A आप ले लो, सही है। अब ले लो यंग मॉडुलस, आपके पास आ रहा है 2 exponent 11, सही है। यार डायमीटर देते ना, इससे मेरी बहुत सड़ जाती है, 2 सेकंड लगता है इनको एरिया निकालने में, लेकिन नहीं, इनकी नानी पैदा हो रही है। अच्छा जी, 4/2 4 exponent -3 डायमीटर निकला है, तो इसको पाई लगा के स्क्वायर भी करना पड़ेगा, कर दिया भाई। अच्छा जी, और एल एल से डिवाइड कर देते हैं, एल हमारे पास आ रहा है 1.6, निकाल दो भाई अल्लाह के पास से। 2 exponent 11 है, -6 है, सही है। सो बच जाएगा तुम्हारे पास 5, सर बच जाएगा 6, बोलो। 4, नहीं नहीं कुछ। क्या आ रहा है भाई? 19 का वैसे इनके पास जो आंसर बन रहा है, इनके पास अल्लाह भला करे, इनका 19 बन रहा है, बी बन रहा है इनका। तुम्हारे पास आ रहा है बी, आ रहा है किसी का? anyone is getting b from their calculation? जी सर भी है। परफेक्ट। चलो, तुमसे कह रहे हैं कि a wire is being stretched by the tensile force, which statement about the elastic limit must be correct? Okay, इलास्टिक लिमिट, तो अच्छा तुम्हें पता है कि दो टाइप की लिमिट होती है, एक इलास्टिक लिमिट होती है और एक प्लास्टिक लिमिट तो नहीं होती, प्लास्टिक रीजन होता है, राइट। इलास्टिक लिमिट से पहले पहले तक तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो अगर तुम उसके साथ जितनी भी बदतमीजी करोगे, सही है, वो वापसी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट रीच कर दोगे तो फिर वो बुरा मान जाएगा, फिर नहीं आएगा, सही है। तो तुम सिर्फ उसको इलास्टिक लिमिट तक फ्री करा सकते हो, सही है।
तो यानी इलास्टिक लिमिट तक जब हो या उससे पहले पहले तक हो, अगर ऑब्जेक्ट का मास रिमूव करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन करेगा। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बीच वाला जो रीजन होता है वहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। ऑल्दो वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है बट हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता उसके अंदर, राइट। हुक्स लॉ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक फॉलो होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद फिर हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, लेकिन स्टिल वो अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन करने की कैपेबिलिटी रखता है, राइट। लेकिन जब तुम इलास्टिक लिमिट से एक्ससीड कर जाओगे तो फिर उसको फिर पसंद नहीं आएगी ये चीज़, समझ रहे हो ना। इतनी उंगली वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम्हारी, सही। तो खैर, द डिफॉर्मेशन इज प्लास्टिक आफ्टर द इलास्टिक लिमिट हैज बीन रीच्ड। ओके, सही है, सेंस बन रहा है ये। The deformation is plastic until the elastic, no, the deformation is elastic until the elastic limit is reached, right? Elastic का मतलब है कि अगर तुम लोड हटाओगे तो ओरिजिनल शेप मेंटेन कर लेगा, राइट। तो ये ऑप्शन इस वजह से गलत हो गया। द एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द टेंसाइल फोर्स आफ्टर द इलास्टिक लिमिट हैज बीन रीच्ड, नो। ये ऑप्शन अगर तुम यहाँ पे आफ्टर के बजाय बिफोर लगाओगे ना तब भी ऑप्शन गलत होगा, अगर यहाँ पे बिफोर होगा ना तब भी ऑप्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि इलास्टिक लिमिट जो है ना वो आपके पास नहीं होती जहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, बट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से होता है। मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो इसका ग्राफ बनेगा यूं, इस तरह से। ये आ गई लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये आया इलास्टिक लिमिट, राइट। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तुम्हारा हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, राइट, बट इट इज स्टिल अंडर द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होता है कि तुम फोर्स हटाओगे वो अपनी ओरिजिनल शेप जा रहा है नहीं जा रहा है, ये इलास्टिक लिमिट बताती है, राइट। हुक्स लॉ का मतलब है एफ इक्वल्स टू के एक्स फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, दीज आर द टू थिंग्स, राइट। एफ इक्वल्स टू के एक्स सिर्फ यहाँ तक फॉलो होगा, सिर्फ यहाँ तक फॉलो होगा, राइट। और इलास्टिक लिमिट यानी फोर्स हटाओगे वापसी जाएगा, वो पूरे पूरे के अंदर फॉलो होगा, पूरे के अंदर, सही। सही है, यहाँ पे दोनों चीजें फॉलो होंगी, यानी यहाँ पे तुम फोर्स हटाओगे वो वापसी भी जाएगा और हुक्स लॉ भी फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे एफ इक्वल्स टू के एक्स फॉलो नहीं होगा, बट तुम अगर फोर्स हटाओगे तो वापसी जाएगा, राइट। अच्छा जी, खैर, चलो ये ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है, सही। एंड द एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अंटिल द इलास्टिक लिमिट रीच। मैं बता चुका हूँ कि वो प्रोपोर्शनैलिटी तक, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ऐसा होता है, उसके बाद वाले पोर्शन के अंदर जो है वो हुक्स लॉ नहीं लगता है, राइट। चलो, this statement is correct for all the type of progressive waves, okay. Say एक minute, the distance from the peak to the next trough is equal to half the wavelength, not the full wavelength, half the wavelength, okay. They can be demonstrated in a ripple tank, not always, क्योंकि आपके पास जो है लाइट वाइट है उसको तुम नहीं उसको तुम नहीं वो कर सकते रिपल टैंक के अंदर। दे कंसिस्ट ऑफ द वाइब्रेटिंग एटम्स, नो, और लाइट के अंदर नहीं होता वाइब्रेटिंग एटम, ऑल्दो इसके अंदर फोटॉन्स होते हैं बट हम उसको एटम नहीं कहते। दे ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम, यप। चलो जी, आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि ट्रांसवर्स वाटर वेव इज मूविंग along a surface of some water. This causes a ball to move vertically without moving horizontally as it float upon the surface. So okay, at one instant the ball is at the position shown. Fine. The wave has a frequency of zero point 0.2 hertz and the amplitude this much. The distance between the trough and the adjacent peak is okay. ट्रफ से एडजेसेंट पीक वेवलेंथ निकाल सकते हो तुम, सही है, 4.8 हो जाएगी, 4.8, सही है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल इन द टाइम ऑफ 20 सेकेंड्स। होशियारी कर, देखो होशियारी कर, ओके। सबसे पहले तो निकाल दो फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड, सही है, क्योंकि उन्होंने टाइम पीरियड निकाला हुआ है, टाइम पीरियड पूछा हुआ है। सो 1/0.2 करोगे 5 आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब तुम ये देख लो कि जो गिवन टाइम है ये 20 है और वन ऑसिलेशन का टाइम है 5, समझ लो इसका मतलब है कि 5 दफा के ऑसिलेशन की बात करें, राइट। दे आर टॉकिंग अबाउट 5 ऑसिलेशन, 5 ऑसिलेशन, ओके, 5 ऑसिलेशन, सही हो गया। अब इन्होंने बोला हुआ है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, ओके। देखो याद रखना, जब भी वेव की बात करते हैं, वेव के अंदर जो एनर्जी होती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया करती है और वेव के अंदर जो पार्टिकल होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है। भाई ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये जो दिया हुआ है ना, ये एनर्जी कवर कर रही है, पार्टिकल नहीं कवर कर रही है, ओके। पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, पार्टिकल, ये बॉल जो है ना यहीं रहेगी, राइट। ये बॉल इधर ही रहेगी, ऊपर नीचे घूम रही होगी, राइट। पार्टिकल आगे जा रहा, एनर्जी आगे जा रही होगी। सो ये जो 2.4 है, या एनी कैलकुलेशन रिगार्डिंग 2.4 ऑलवेज बी विद वेव, राइट। पार्टिकल के साथ नहीं होगा, पार्टिकल के साथ ये वाला डिस्टेंस होने वाला है, ओके। अब तुम्हें बताए कि दिस इज फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजिशन टू इट्स मीन पोजिशन, राइट। और एक ऑसिलेशन के अंदर ये कितनी बार होगा, एक ऑसिलेशन के अंदर बॉल आएगी यहां से यहां तक,
अभी ये क्वार्टर ऑफ द ऑसिलेशन हुई, राइट, फिर बॉल यहाँ से ऐसे जाएगी हाफ ऑफ द ऑसिलेशन, फिर बॉल वापसी ऊपर आएगी 3 क्वार्टर, फिर फुल यहाँ पे आएगी फुल ऑसिलेशन, राइट। सो एक ऑसिलेशन के अंदर, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो रहा है ना, वो तुम्हारे पास है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 0.7, राइट। सो 7 4 जा 20, 28.28 आ जाएगा, सही, 0.28, राइट। सो 0.28 की ऑसिलेशन हो गई। अब एक ऑसिलेशन का, बॉल ने एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस 0.28 का कवर किया, राइट। अब तुम क्या करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, क्योंकि 5 ऑसिलेशन होने लगी, राइट। सो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, सही है। सो देख लो भाई कितना आ और रहा है। ऑसिलेशन नहीं होंगी? और हाँ, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, 4 ऑसिलेशन। कितना आ रहा है आंसर, मैच हो रहा है कोई? सी आ रही है। सी आ रहा है, चेक कर लें तो 22, हाँ सी आ रहा है, सही हो गया। भाई समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा सर जी। एक मिनट पीछे है। हाँ जी भाई। हम्म। ओके सर। अच्छा जी, आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि a sound wave travel from left to right across a room, variation with the distance across the room of the displacement of the air particle at one instance shown, at which distance with the will the air pressure be lowest। अच्छा, तुम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि भाई जो साउंड होता है वो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ये ट्रांसवर्स व्यू बना के दिखाई, ये चमाट मारूंगा मैं, ऐसा मत बोलना, हाँ। सही है, ये ग्राफ पे अगर तुम बनाओगे तो दोनों वेव ग्राफ पे इसी तरह से दिखेंगी, राइट, लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्सल हो, दोनों वेव ग्राफ कर अगर करोगे तो वो दोनों एक ही तरह की दिखेंगी, राइट। लेकिन अगर तुम रियलिटी के अंदर देखोगे तो यस, रियलिटी के अंदर एक वेव इस तरह से दिखेगी और रियलिटी के अंदर दूसरी वेव जो है वो आगे पीछे, मतलब कहीं पे आपके पास ज्यादातर होंगे, कहीं पे आपके पास जो है ना वो कम कम होंगे, इस तरह से, राइट, जिसको आप कंप्रेशन रिफ्लेक्शन कहते हो, फाइन। खैर, इन्होंने कहा भाई कि भाई एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा बता दो, एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास, नहीं सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम। at which distance will the air pressure be lowest। लेकिन कहाँ से कहाँ पे? डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रूम, फ्रॉम द लेफ्ट, अबे यार इतना अजीब सा क्वेश्चन है। ट्रेवल फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट अक्रॉस द रूम, ओके, लेफ्ट टू द राइट अक्रॉस द रूम, फाइन, ये आ गया। मेरे लेफ्ट राइट का थोड़ा प्रॉब्लम है यार, रिक्शे में बैठ जाता हूँ ना फिर आजाब बन जाता है उसको, मैं बोलता हूँ भाई इधर ले लो इधर, मैं नहीं बताता हूँ लेफ्ट जाना राइट जाना, फंड हो जाता है हमेशा। अच्छा जी, द वेरिएशन विद द डिस्टेंस अक्रॉस द रूम ऑफ द molecule at one instant shown, at which distance will the air pressure be lowest। एयर प्रेशर लोएस्ट अगर है, एयर प्रेशर के लोएस्ट का होने का मतलब है कि रेयर फ्रैक्शन दिखनी चाहिए, नहीं सॉरी, एयर प्रेशर अगर लोएस्ट है तो तुम्हें, हाँ, अगर हमारे पास एयर पार्टिकल हैं और एयर पे प्रेशर कम लग रहा होगा तो तुम्हारे पास जो है वो कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन दिख रही होगी। प्रॉब्लम अभी ये आ रहा है कि लोएस्ट एयर पार्टिकल एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, रेयर फ्रैक्शन होगी, और रेयर फ्रैक्शन का मतलब होगा कि नीचे वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ से ये तो तुम यहाँ पे भी जा सकते हो तो यहाँ पे, ये दो ऑप्शन कैसे पॉसिबल हो सकते हैं इसके अंदर, दो बी ऑप्शन और है। डी कंप्रेशन नहीं होगा? कंप्रेशन यहाँ पे होता है यार, ऊपर कंप्रेशन होता है, नीचे रेयर फ्रैक्शन होता है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड उसने लेफ्ट और राइट भी मेंशन किया हुआ है, सॉरी। इन्होंने कहा है कि एट विच डिस्टेंस विल द एयर पार्टिकल बी लोएस्ट, सही है। अच्छा, आप जा रहे हो लेफ्ट पे, सही, राइट पे नहीं जा रहे हो, तो आपको नीचे वाली चीज़ देखनी है, यानी नीचे वाली से आप यहाँ नहीं देख सकते हो, सही है। और लोएस्ट, सेंटर ऑफ द कंप्रेशन, सेंटर ऑफ द रेयर फ्रैक्शन पे सबसे ज़्यादा लोएस्ट होगा। नहीं यार,
मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग में से किसी को आ रहा है? Sir, won't right have lower pressure? No, both will have the same amount of pressure, but उन्होंने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि the room, sorry, the variation with the distance across the room of the displacement of the air molecule at one instant shown. आई कहाँ गया? The sound wave travel from the left to right across the room, right? So the sound wave is moving from left to right. सही है. Hmm. यार जो कंप्रेशन होता है वो कंप्रेशन यहाँ दिखता है तुम्हें, कंप्रेशन कंप्रेशन. सही, दिस इज द रेयर फ्रैक्शन, राइट, रेयर फ्रैक्शन. सही है. और अब जो रेयर फ्रैक्शन होना चाहिए वो सी पे होना चाहिए. सही है. तो उस हिसाब से आंसर सी बनना चाहिए. इनका आंसर क्या बन रहा है? 23 23 23 23 का डी बन रहा है. अच्छा जी, आप क्या कह रहे हो? इमाद भाई कह रहे हैं लो प्रेशर मींस रेयर फ्रैक्शन. यस, लो प्रेशर मीन रेयर फ्रैक्शन. यस, बट रेयर फ्रैक्शन यार, रेयर फ्रैक्शन यहाँ पे आती है ना, ये थोड़ी आती है डी और बी. समझ रहे हो? सर बी और डी पे तो मैं एक जगह देखा था कंप्रेशन होता है। आई देखो, रेयर फ्रैक्शन के अंदर जो है ना, आपके पास मीन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है. सही है. और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि भाई आपको ये इधर बनना चाहिए, सी पे बनना चाहिए. बट ओके, खैर लंबी नहीं करते इस पे, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं. इसको इसको कोई करेंगे, सेटिंग बनाएंगे इसकी. अच्छा जी, सो आपसे कह रहे हैं कि द साउंड एमिट अ सोर्स सिंगल फ्रीक्वेंसी, द डॉपलर इफेक्ट causes the different frequency of the sound be to be heard by the stationary observer. Okay. Okay, what is the requirement for the Doppler's effect to occur? Relative motion तुम्हें पता होनी चाहिए, right? With respect to the observer, source move होनी चाहिए, right? So a source that is moving as it produces a sound, okay, it may be possible, but relative to observer इन्होंने नहीं कहा है. A source that produces a polarized sound, no. The source that produces a sound wave changing amplitude, no. This also not necessary. Source that produces a sound wave of the changing frequency. सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए, राइट. सोर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, राइट. वो जब ऑब्जर्वर सुनेगा तो रिलेटिव मोशन की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होगी, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास बन रहा होगा. सही. ऑल्दो इन्होंने रिलेटिव मोशन का वर्ड नहीं दिया हुआ है, बट अ सोर्स दैट इज मूविंग एज इट प्रोड्यूसेस अ साउंड, राइट. बस ये तुम्हारे पास होना चाहिए. क्लियर हो गया? चलो यार, ये जो है, ओके. अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, अरे यार ये तो फ्रीक्वेंसी तो मैंने याद ही नहीं की हुई. एक सेकंड, मुझे इसका ना वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी. सो 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 2.5 एक्सपोनेंट 14. सही है. सो आई एम गेटिंग 1.2 एक्सपोनेंट -6 इंफ्रारेड आ जाएगी. सही है. अच्छा जी, चलो. सही. इंफ्रारेड तुम्हें पता है कि एक्सपोनेंट -6 -7 के अंदर अंदर होती है. सही है. -6 -7. सही है. एक्सपोनेंट -6 या एक्सपोनेंट -7. सही है. और माइक्रोवेव तुम्हारे पास होती है एक्सपोनेंट -2 या -3, या फिर, अच्छा -7 नहीं होती, -5 ले जाओ उसको, -5 -6. सही. -2 और एक्सपोनेंट -3, ये दो रेंज की होती है, राइट. -3. सही. अल्ट्रा वायलेट होती है एक्सपोनेंट -9 एंड एक्सपोनेंट -8, राइट. और एक्सरे होती है एक्सपोनेंट -10 -11. सही है. तो उनमें से कोई भी एक याद कर लोगे, काम हो जाएगा. सही है. अच्छा जी, एक सेकंड दो भाई मुझे. अच्छा जी, आपसे कह रहे हैं टू पोलराइजिंग फिल्टर आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर सो दैट देयर प्लेन्स आर पैरेलल. ओके. The first polarizing filter has a transmission axis at an angle of
ओके। अच्छा जी। सो यार एक तो ये बड़ा मसला कर रहा है यार। बस ये वेव वाले क्वेश्चन कंप्लीट करके ना मैं क्लास एंड करूँगा फिर। मेरा नेट बड़ा मसला कर रहा है आज। मेरे भाई चल जा रहा है यार बाकी वास्ते। यार एक चीज़ चल रही दूसरी नहीं चल रही, दूसरी चल रही पहली नहीं चल रही, क्या भंड है यार। एक सेकेंड। हाय हाय हाय। कम ऑन। अच्छा। ओके चल। तो 4 MCQs हैं, 4 MCQs करके एंड करते हैं। बाकी मैं जो है ना रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। अच्छा जी। सो टू पोलराइजिंग फिल्टर्स नेक्स्ट टू ईच अदर प्ले। ओके। अच्छा पहले का ट्रांसमिशन एक्सिस आपको ये दिया हुआ है और दूसरे का ट्रांसमिशन एक्सिस आपको दिया हुआ है 20 डिग्री टू द वर्टिकल। ओके पहले का 50 डिग्री टू द वर्टिकल है, मतलब जो आपके पास पहला वो बना हुआ होगा। सही है, पहला जो आपके पास पोलराइजिंग प्लेन बना हुआ होगा वो आपके पास, अगर आप इस तरह से बनाओगे तो आपको यहाँ से इस तरह से कुछ दिख रहा होगा, राइट। पहला 50 डिग्री है, दूसरा वर्टिकल से 20 डिग्री है। मतलब आपने जो है ना एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हुआ है, दूसरे को क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हुआ है, इसको ज़्यादा यू घुमाया था और इसको जो है ना कम यू घुमाया हुआ है, राइट। सो 30 का डिफरेंस आ रहा है। द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द टू पोलराइजिंग फिल्टर इज 30। अ बीम ऑफ इंसिडेंट पोलराइजिंग इज दिस मच is incident normally on the first polarizing filter. What is the intensity of the light? What is the intensity of the light that is okay? Light, a beam of vertically polarized light of the incident on the first. Okay, तुम्हें पता है फॉर्मूला I is equals to I naught या I2 is equals to I naught cos square theta 1 times cos square theta 2 अप्लाई करो तो निकल आएगा। सही है। सो I naught तुम्हारे पास है 8, cos स्क्वायर थीटा 1 तुम्हारे पास है, ट्रांसमिशन एक्सिस पहले का 50 का स्क्वायर कर दो टाइम्स cos स्क्वायर थीटा 2 तुम्हारे पास आ जाएगा। तुमने वर्टिकल से रखा हुआ है 30 ना, तो 30 तुम ले लोगे। सही है। और तुम स्क्वायर कर दो इसको। सही है। अब ज़रा देख लो भाई, कैलकुलेशन करके देख लो कैलकुलेशन से क्या आंसर आ रहा है। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? आई ऐसा मत बोल भाई। सिर्फ आई नॉट cos स्क्वायर थीटा नहीं होता था? अच्छा ऐसा पढ़ा तुम लोगों ने, कौन पढ़ा रहा है भाई ऐसा। मेरे पे टोपी मत डाल देना। सर आपने तो ये चैप्टर करवाया ही नहीं था। अरे यार ये तो हैवी चीज़ हो गई यार, तुमने तो मेरी टांगे काट दी। अच्छा चलो फिर सही, फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो मैं बच गया हूँ। क्या रहा है। सही है। देखो तुम्हारे पास ना सीन ये होता है कि अगर तो तुम्हारे पास एक पोलराइजिंग फिल्टर है, राइट। ये वाला जो फार्मूला होता है ना, ये वाला फार्मूला होता है आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सही, ये तुम्हारे पास होता है एक पोलराइजिंग फिल्टर के लिए। सही है। अगर तुम्हारे पास है दो पोलराइजिंग फिल्टर, राइट, और लाइट उन दोनों में से पास होकर जा रही है तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगा दो तुम, राइट। सही है। मतलब तुम उसके लिए केस ले लो, ये तुम्हारे पास आ गया फर्स्ट पोलराइजिंग फिल्टर, ये तुम्हारे पास आ गया सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर, राइट। और लाइट जो है वो यहाँ से पास हो रही है। सही है। और यू पास होके वो यहाँ से निकल रही है, राइट। सो अब फर्स्ट फिल्टर से जो लाइट पास हो रही है, लेट्स से आई नॉट, फिर ये I1 एंड देन I2। सही है। अब अगर तुम्हें सेकंड यानी I2 को रिलेट करना है I0 से, सही है, अगर तुमने आई नॉट को I1 से रिलेट करना है उसके लिए ये फॉर्मूला, I1 को I2 से रिलेट करना है उसके लिए भी ये फॉर्मूला, क्योंकि एक एक पोलराइजिंग फिल्टर है, राइट। लेकिन अगर तुमने आई नॉट को I2 से रिलेट करना है देन यू यूज दिस फॉर्मूला I2 इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा 1 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा 2, राइट। समझ लो। सही है।
सर इसमें कुछ एंगल्स का बता दे, वो कैसे देखो याद एंगल है? आप सबसे पहले तो आप लेते हो वर्टिकल से ले रहे हो तो सारे एंगल, पहले तो एक बात सही है। अब लेट से यहाँ पे आपने इसका ट्रांसमिट इसको यूं रोटेट कर दिया, सही, ये इतना रोटेट है पहला, सही। So, ये आपके पास आ गया 50 डिग्री, राइट। पहला एंगल आपने ले लिया। दूसरा एंगल आपने क्या, दूसरा होशियारी यहाँ पे क्या की हुई है, यहाँ पे आपने किया हुआ है इसको ना आपने और कम कर दिया, राइट, इसको आपने कम कर दिया, राइट, पीछे को रोटेट किया होगा इसको आपने, इसको यूं रोटेट किया होगा क्योंकि देखो पहला 50 है, दूसरा आपने रखा हुआ है 20 पे, राइट। तो आपने मजीद कितना चेंज किया होगा पहले से, राइट, 30 चेंज किया होगा, राइट। सो ये आपके पास 30 आप डिग्री ले लोगे, राइट, जितना आपने रोटेट किया पहले से, राइट। समझ रहे हो आप, जितने पे है वो नहीं देखना आपने, जितना रोटेट करके आपने चेंज किया ना वो देखना है आपने, सही। अगर आप 50 से आगे जाके चेंज कर दे तो आप उसी तरह से वो अगला वाला एंगल ले लेते, समझ रहे हो। तो ये आपने देखना होता है, सही है। तो यहाँ पे आपने, मैंने यहाँ पे जो है ना एक में 50 रख दिया और एक में 30 मैंने रख दिया और दोनों को स्क्वायर करके सॉल्व कर लिया और मेरे पास ये आ रहा है 26 का बी बन रहा है। एक सेकंड ये देख भी ले, ये यहाँ भी रहा है, नहीं आ रहा। बस कितने का चेंज है वो वाला एंगल 26, हाँ रखना जी, होगा। हाँ जी, हाँ जी, सही हो गया। पहले वाले के ठीक। अंदर देखो, पहले वाले के अंदर जो भी एंगल गिवन है वो वही सेम उठा के रखना है, सही। दूसरे वाले के अंदर जो चेंज आ रहा है ना, जो पहले वाले ट्रांसमिशन एक्सिस और दूसरे वाले के अंदर जो चेंज आ रहा है वो रखना होता है दूसरे वाले के अंदर, सेट हो गया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा जी, जी चलो आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि क्या हो गया, so even if increased by 30 would it be 20 into 3, हाई, even if increased by 30, अगर तुमने 30 इंक्रीज किया होगा ना, मतलब अगर तुमने इसको 50 से इंक्रीज किया 30, यानी तुम ये वाला एंगल तुम्हारे पास फिर आ रहा होगा 80 का, सही है। तो तुमने 30 लेना होगा, इस तरह से सोचोगे, समझ रहे हो। मतलब अगर तुमने लेट से पहले तुमने रखा है 50 पे, दूसरा तुमने 50 से इंक्रीज करके इसको तुम ले गए हो 80 पे, राइट, यानी दूसरे का एंगल तुमने बजाय से कम करने के तुमने ज्यादा कर दिया, ट्रांसमिशन एक्सेस से तुम उसको और दूर ले गए हो, 80 पे ले गए हो, राइट। जब तुम 80 पे ले गए हो तो अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो चेंज इन द एंगल आएगा वो तुम्हारे पास 30 का आ जाएगा, राइट। समझ रहे हो, कैंडी ब्रो, समझ रहे हो। चलो आ जाओ भाई। स्टेशनरी वेव तुम्हें दी हुई है सेटअप करके, सही है, पी और क्यू के बीच में पी एंड टी, विच स्टेटमेंट अबाउट द स्टेशनरी वेव इज करेक्ट। पी पॉइंट आर इज एंटी नोड है, नोड नहीं है, सही है। पॉइंट क्यू एंड एस वाइब्रेट इन फेज, क्यू एंड एस वाइब्रेट इन फेज, तुम कह सकते हो, सही है, दोनों सही है। अच्छा जी, द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड टी इज 3 वेवलेंथ, पी पी एन टी, नहीं 3 वेवलेंथ नहीं है, 3 लूप का ये एक लूप, ये एक वेवलेंथ ये बन रही है, राइट, 1.5 वेवलेंथ बन रही है, ओके। सो द वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम पी टू पी टू टी, अब जब स्टेशनरी हो गई है तो अब वो ट्रांसफर नहीं कर रही होगी एनर्जी, तो तुम्हारे पास ये भी सही नहीं है, सो ओनली बी इज द पॉसिबल ऑप्शन, ओके। अच्छा जी, चलो अब यहाँ पे मैं फिलहाल Sir, रोक can रहा you go हूँ। back? हाँ हाँ, बोलो। Sir, phase difference of Q and S is zero, right? क्यू एन एस इज जीरो, हाँ, 360 भी कह सकते हैं, जीरो भी कह सकते हैं, सही हो गया। अच्छा जी, सो आपसे कह रहे हैं कि आपको रिपल टाइम दिया हुआ है, वेव बना के दी हुई, सही है। और आपसे कह रहे थे वेव passes through a gap of the width x in the barrier so that the so that diffraction occur, which combination of the variation frequency and the gap width will produces a smallest angle of diffraction, okay। smallest angle of diffraction means कि आपको चाहिए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन, ओके। और स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन का मतलब ये होगा कि भैया आपके पास जो है वेवलेंथ बड़ी हो, मतलब जो है ना डिफ्रैक्शन कम होनी चाहिए, बस, सही है, डिफ्रैक्शन कम होनी चाहिए। अच्छा जी, डिफ्रैक्शन अगर बहुत मैक्सिमम होती है तो वेवलेंथ और आपका गैप विड्थ जो है वो बराबर होती है, राइट। तो अब अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई अगर हम इसके वेट को बिल्कुल छोटा कर लें और वेव लेंथ को बिल्कुल बड़ा कर लें, राइट, तो उसमें तो वेव पास ही नहीं होगी, तो वो वाली केस तो पॉसिबल ही नहीं है, सही है। यानी वेव वेट बिल्कुल छोटी कर लें और जो पैसे वेव लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा कर लें, तो उसमें वेव पास नहीं हो पाएगी, सही। हाँ, दूसरा काम ये कर सकते हैं कि वेट को बहुत बड़ा कर लें, राइट, और वेव लेंथ को बिल्कुल छोटा कर लें, राइट। सो लीस्ट अमाउंट में डिफ्रैक्शन
या नो डिफ्रैक्शन हमें दिख जाएगी, राइट, या लीस्ट अमाउंट ऑफ एंगल हमें दिख जाएगा, सही। ये हमारे पास पॉसिबल केस है, सही है। सो अब इन्होंने जो ऑप्शन दिए फ्रीक्वेंसी की टर्म में दिए हुए हैं, सही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वेवलेंथ, राइट, 1/, वेवलेंथ, सही है। फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1/, वेवलेंथ, ओके। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है, अच्छा जी, विड्थ को हमें डबल करना है, राइट, विड्थ हम डबल ले रहे हैं, सही है, ये ले लेते हैं। अच्छा जी, अगर और वेवलेंथ हमें चाहिए कम, वेवलेंथ कम करोगे फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी ज़्यादा, ओके, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए होगी का मतलब है 2f आ जाएगा, सही हो गया। इस सूरत में जो हमारे पास डिफ्रैक्शन होगी वो कम अज कम होगी, या कम से कम होगी, सही हो गया। चलो जी, आ जाओ आगे। तुमसे कह रहे हैं कि एन आउटडोर कंसर्ट has two large speakers beside the stage of the broadcasting music. In order to test the speakers, they're made to emit the sound of same wavelength and the same amplitude. The curved line in the diagram represent the waveforms. Where is the loudest sound heard? Okay, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पे लाउडेस्ट साउंड हो जाएगा, सही। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तुम्हारे पास जो है वो डी पे हो सकती है, बस डी पे ही हो सकती है, सही। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो तुम्हारे पास डी पे आ गई, राइट। बी पे जो है डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि एक का क्रस्ट आ रहा है और एक का ट्रफ आ रहा है। देखो दोनों ये जो है ना, ये जो लाइन है ये क्रस्ट शो करी, राइट। जहाँ पे दो के क्रस्ट मीट कर रहे हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगी, जहाँ पे दो के ट्रफ मीट कर रहे होंगे वहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव होगी, राइट। जैसे कि एग्जैक्टली अगर यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि दोनों के ट्रफ मीट कर रहे होंगे, राइट। बट सी जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, तो इस वजह से जो है ना मैक्सिमम तुम्हें साउंड ही सुनाई देगा। ए और बी पे जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ओ भाई साहब, अच्छा जी, तो तुमसे इन्होंने वेवलेंथ दी हुई है, ऑर्डर पूछ लिया है, ओके, फाइन 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 फाइन। नंबर ऑफ द स्लिट इन द ग्रेडिंग, नंबर ऑफ द स्लिट, ऑर्डर ऑफ द इंटेंसिटी मैक्सिमा, ऑर्डर ऑफ द इंटेंसिटी मैक्सिमा, एन आपको बताइए होता है, सही। मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ, कोई बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ है इस वैसे। डी इज अ थिकनेस बिटवीन द स्लिट, ओके, या डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स जो आप कहते हो, राइट, या इस तरह से आप समझ लो, सही। सही, ये वाला डिस्टेंस हम लेते हैं डी, राइट, ये डिस्टेंस होता है, सही। सो डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट स्लिट एंड द ग्रेटिंग, यस। डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रेटिंग टू स्क्रीन, नो, वो यंग्स डबल स्लिट के अंदर कैपिटल डी होता है, राइट। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द ग्रेटिंग, यस, डिस्टेंस, सही है, फाइन, सी। अच्छा जी, आ जाओ भैया। Diagram of the block shown. Diagram shows a metal block. Okay. The block has a side length of ABC as shown, and its volume is V. Which charge carrier has a charge negative Q? Each charge carrier has a charge negative Q, and the number density of the charge carrier in the metal is N. Each charge. It takes each charge T pass through the block. What is the expression for the current I? Okay. अच्छा जी, क्या कर सकते हैं भाई। पहले तो करंट की, चार्ज की इक्वेशन बना लेते हैं, चार्ज की, सही। चार्ज हमारे पास है Q इक्वल्स टू NaLe, ओके। नेगेटिव, नेगेटिव Q है, नेगेटिव Q, सही है, चार्ज की इक्वेशन। अच्छा जी, हमारे पास, अच्छा बाय द वे नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ अगर Q ले लो तो, सही। सो ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब क्या कर सकते हैं भैया, हमने, अच्छा इन्होंने वॉल्यूम भी दिया हुआ है, सही है, ओके। और एरिया इन्होंने बाय द वे नहीं दिया हुआ, अल्लाह के फजलो करम से, फाइन। चलो, अच्छा इन्होंने कहा कि टाइम जो है वो आपको लग रहा है, तो टाइम के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड बाय टी कर दोगे, सही है। ए क्यू इक्वल्स टू आई टी करोगे, सो आई क्यू इक्वल्स टू आई टी करोगे, टी को वहाँ भेज दो, सही है। सो NaL Q ओवर टी, राइट, ये आपके पास आ गया, फाइन। अच्छा एरिया, बाय द वे, आपके पास है A टाइम्स C, ओके। एरिया क्योंकि यहाँ से पास हो रहा है ना, सो एरिया आपके पास है A टाइम्स C, सही है। सो एरिया की जगह पे मैं लिख सकता हूँ A टाइम्स C, सही है। एल, एल इज बेसिकली ये वाली लेंथ, सही है, जितना उसको पास होने में लग रहा है, सही है। सो ये वाली लेंथ आ गई एल, सही है, जो कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है बी की फॉर्म में, सही है।
अच्छा, तो अच्छी बात ये है कि तुम अगर इन तीनों को देखो तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम बनता है, राइट? सो ए सी बी तुम्हारे पास वॉल्यूम बन गया, नाइस। सो आई इक्वल्स टू एन वी क्यू ओवर टी। ओके, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, राइट? इस केस के अंदर टी डिनोमिनेटर में, बी के अंदर आ रहा है। ओके, 32 31 का बी आर एफ आई। चलो, अच्छा जी, आपसे कह रहा है पावर दिया हुआ है। बे यार, बेकार क्वेश्चन आ गया। पावर इन द लैम्प एक्स, सही है। सो पावर इन द आई स्क्वायर आर इस्तेमाल कर लेते हैं। आई स्क्वायर 0.5 और आर मेरे पास है 9.6, सही है। और आई स्क्वायर आर 3, कम ऑन, स्क्वायर टाइम्स 1.2। ओके, सॉल्व कर लेते हैं भैया। सो हमारे पास जाएगा 0.5 स्क्वायर इंटू 9.6 divided by 3 squared into 1.2. So I'm getting 2 over 9.22. सही, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। The intensity of the light, the intensity of the light incident on the light dependent resistor LDR is increased. The temperature of the thermistor is increased. In each case, the current in the component maintained at a constant value. What happened? Potential difference across each component. Okay. अच्छा जी, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई है तो रेजिस्टेंस कम हो गई होगी, टेम्परेचर बढ़ गया होगा। ईच केस करंट करंट सेम है ना, तो आपके पास करंट चेंज नहीं हो रहा, सही है। सो एल डी आर की इंटेंसिटी आपने, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, सो एल डी आर की इंटेंसिटी आपने अगर इंक्रीज़ किया तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, सही है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए वो भी डिक्रीज हो जाएगा, सही है। एंड इसकी इंक्रीज हुई है थर्मिस्टर की, सही है। द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इज इंक्रीज, तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, इसका वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, सही है। सो डिक्रीज डिक्रीज आ रहा है दोनों का, सही है। चलो जी, आयरन वायर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दे दी है, सेकंड आयरन वायर दिया हुआ है। ओके, पहले फॉर्मुलेट कर लो फिर पहले इस चीज़ को, राइट? आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, तुम्हें पता है कि रो सेम होने वाला है दोनों का। सो और आर को, ए को भी एक्सपेंड कर दो, पाई डी स्क्वायर ओवर 4 कर दो, तो R1 D1 स्क्वायर ओवर L1 इज इक्वल टू R2 D2 स्क्वायर ओवर L2, सही हो गया। सही है। सो अब अगर जो है ना हम R1 की जगह पे R ही रख दें, सही है। और इसका जो डायमीटर है दैट इज़ 0.5 एक्सपोनेंट -3, नहीं लगाते, कोई फ़ायदा नहीं है, सही है। एंड डिवाइडेड बाय एल आर आई 8 इक्वल्स टू, और 2 इज़ समथिंग टू बी फाउंड, and diameter is given as 1, okay, squared divided by um, 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 L जो है that is 2, 2 की लेंथ, ओके। सो तुम्हारे पास जाएगा 2R टाइम्स 0.5 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू R2, ओके। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0.5 को स्क्वायर करोगे 0.25 बन जाएगा, सही है। सो R इज इक्वल्स टू R टाइम्स 0.25 डिवाइडेड बाई 4, ओके। 0.25 इज बेसिकली 1/4, 1/4 टाइम्स करोगे तो 16 बन जाएगा, 1/16, ये बन जाएगा 34, सही है। 34 का मेरे पास ये बन रहा है, सही, ऐसे ही आ रहा है। चलो, a cell with a constant a cell with a constant electromotive force is connected across a fixed resistor over the time. The internal resistance of the cell increases, which change occur as the internal resistance of the cell increases. Okay. Connected across a fixed resistor over the time, the internal resistance of the cell. अच्छा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो लॉस वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, सही, अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, सही। द डिक्रीज इन द चार्ज of the decrease in the potential difference measure across the cell, no,
ओके यस 35 का ये यही होना चाहिए एंड इंक्रीज इन द एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट टाइम इन द फिक्स्ड रेजिस्टर इंक्रीज नहीं या ये डिक्रीज होगा सही ये डिक्रीज होगा एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चार्ज नो सही ये बन रहा है आपके पास सही उसने कहा कि डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड अक्रॉस द सेल राइट क्योंकि लॉस वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा राइट एंड दिस इज व्हाट दे आर सेइंग सही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो होता है वो चार्ज से रिलेटेड होता है और सेकंड लॉ जो है वो एनर्जी से रिलेटेड होता है तुम्हें पता है सही बहुत दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अच्छा जी तुम्हें पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है इज यूज टू डिटरमिन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल एक्स ओके द सर्किट इंक्लूड a second cell of unknown EMF E naught. The negligible internal resistance and the uniform resistance wire PQ is known length. Okay. EX is less than E naught. EX is less than E naught. जब EX less than है E naught से तो E naught यहाँ पे आना चाहिए ये गलत होना चाहिए फिर सही है the movable junction J position okay which diagram is suitable for EX okay ये D सही लग रहा है और C के अंदर नहीं सॉरी एक सेकेंड ई नॉट होना चाहिए ई एक्स नहीं होना चाहिए ई नॉट आ रहा है सही आ रहा है ई नॉट आ रहा है सही आ रहा है सही ये तो गलत हो रहा है पहले जो ये चीज़ आ गई चलो इनको कर दिया मैसेज ओके सॉरी सही है अच्छा जी वोल्ट मीटर हमने लगाना है अच्छा जी गैल्वेनोमीटर हमें नीचे वाले सेल के अंदर लगाना होता है गैल्वेनोमीटर यहाँ पे इन्होंने गलत लगा दिया हुआ है सही है मूवेबल जंक्शन के साथ हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं सही है ए और सी के साथ सही गैल्वेनोमीटर लगे हुए अच्छा जी अब ए और सी को क्या ए और डी को कैसे वो करें The movable junction J can be positioned anywhere along the length of the wire. Okay, which circuit suitable for determining EX? अच्छा जी अब आपने ये देखना है कि दोनों के सेम वो कनेक्टेड होने चाहिए अगर इसका नेगेटिव कनेक्टेड है यहाँ पे तो इसका भी नेगेटिव कनेक्टेड ये गलत हो गया ये इसका नेगेटिव कनेक्टेड होना चाहिए सही इसका नेगेटिव कनेक्टेड है इसका भी नेगेटिव कनेक्टेड है ये सही सही कुछ तीन चार चीज़ें देखनी होती हैं सबसे पहले तो आपके पास जो ज़्यादा वोल्टेज है वो यहाँ पे आएगा सही इस जगह पे ज़्यादा वोल्टेज आएगा राइट ज़्यादा वोल्ट की बैटरी आएगी सही वो उन्होंने नहीं लगाई भी अगर अगर किसी कंस्ट्रेंट के अंदर वो नहीं है उसको इग्नोर कर देंगे सही है और गैल्वेनोमीटर जो है वो स्मॉल्स के अंदर आता है लार्ज के अंदर नहीं आता दूसरी गलती होगी तीसरी गलती ये है कि भाई आपके पास जो है जो सेल होता है सही है उस सेल को जो है ना वो आपने इस तरह से पोलैरिटी में लगाना होता है दोनों के सेम टर्मिनल एक साथ होने चाहिए जो नेगेटिव साथ हो या पॉजिटिव साथ हो सही तब जाके करंट कैंसिल आउट होगा इसके अंदर करंट कैंसिल आउट हो नहीं पाएगा कभी गैल्वेनोमीटर जीरो देगा नहीं राइट ये प्रॉब्लम होगा अच्छा जी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अल्फा पार्टिकल आर डायरेक्टेड एट अ गोल्ड थिन गोल्ड foil most of the alpha particle passes through the gold foil or are deflected by some angle a small number of alpha particle deflected by the large angles which statement cannot be deduced from this experiment okay atoms are mostly empty space yes we can say that most of the atom of the concentrated in the so yeah, we can also say that mass of the atom, nucleus of an atom contain proton. ऐसा हम कह सकते हैं ऐसा तो नहीं कह सकते हम okay the nucleus of an atom is small compared to yep ये कह सकते हैं so see something which we cannot deduce okay below आपको एक reaction दिया हुआ है okay कुछ element दिए हुए हैं which statement about these nuclei are correct अच्छा जी EGMQ सही है कोई आइसोटोप है दो आइसोटोप मुझे दिख रहे हैं GNM आइसोटोप दिख रहे हैं और ई को अल्फा डिके कराओगे ई के अंदर एक अल्फा डिके होगा और एक बीटा डिके होगा तो क्यू बन जाएगा सही है एन अनचेंज एटम ऑफ क्यू हैज़ 24 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन 24 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे सही है अनचार्ज होगा फिर अनचार्ज 24 तो नहीं होंगे सही क्यू के अंदर आपके पास 13 आ रहे हैं सही है न्यूक्लियर जी एन एम आर आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट जी एन एम आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट यस दे आर अच्छा जी and when E absorbs a neutron and then emit an alpha particle transform to N E के अंदर
एक न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा, सो ये हो जाएगा 29, सही है, और 14, और फिर अगर जो है वो अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, नहीं 14 से फिर वो होना चाहिए ना, 14 से फिर वो होना चाहिए 13 और 12 पे चले जाना चाहिए, गलत हो गया। A neutron is composed of up quark and down quark when a neutron decays, blah blah blah. Okay, which change in the quark of the neutron? Okay, beta particle is emitted. सही है। ओके जनाब, सो एक डाउन कॉर्क जो होगा वो एक अप कॉर्क में कन्वर्ट होगा, एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकलेगा और एक एंटी न्यूट्रिनो निकल जाएगा, सही है, सो इट शुड बी बी। सही हो गया, सिंपल सी चीज़, रट्टे वाली चीज़ है। तो बस ये यहाँ तक हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। सही है, चलो बस अब आज की कहानी तक एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सही हो गया, चलिए जी।